गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और आज दोस्तों संडे का दिन है और अपने एक मैराथन क्लास जो है वो ऑर्गेनाइज करेंगे। और मैराथन क्लास के अंदर अपने पीवाईक्यू जो है और एमसीक्यू जो है उनको जानने का प्रयास करेंगे। और आवर ऑल कम्युनिकेशन जो हमारा जो एक यूनिट है उस पूरी यूनिट को रिवाइज करने का काम जो है वो आप करेंगे। बिकॉज कम्युनिकेशन वाली यूनिट जो है वो बीच में पहले सर करवा रहे थे, बाद में मैंने शुरुआत की है। तो हो सकता है कि कुछ एक पॉइंट जो है उनको लेके आपने काफ़ी दिनों से उनमें जो है उनका रिवाइज नहीं हो पाया, इसलिए हमने सोचा कि पहले अभी तक जो हुआ है हमारा इसके अंदर एक जन मीडिया यानी मास कम्युनिकेशन एंड सोसाइटी के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो वाला एक पोर्शन रहा है। बाकी सारे कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। वो क्लास भी अपने आने वाले टाइम में करेंगे। और उससे पहले जितना भी आज तक हुआ है जन मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन को छोड़ के उन सभी को दोबारा से रिवाइज करना और इसके साथ साथ पीवाईक्यू जो है उसको आज की क्लास में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कम्युनिकेशन के बारे में। सबसे पहले अपने कम्युनिकेशन के बारे में जानते हैं। और जिस भी स्टूडेंट ने क्लास ज्वाइन नहीं की है प्लीज़ क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। और आज की ये क्लास जो है ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप दिसंबर 2025 जो है वो एग्जाम देने जा रहे हो तो आपके लिए ये क्लास जो है वो रामबाण साबित। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज की क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें यही जानना है कि एक्चुअल में जो कम्युनिकेशन है वो है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें क्या जानना है कि एक्चुअल में कम्युनिकेशन जो है वो आपका क्या है। यानी संचार की बात करें तो संचार या कम्युनिकेशन जो है वो एक्चुअल में है क्या आपका। संचार या कम्युनिकेशन जो है क्या, यानी ये दो शब्दों से मिलकर बना है आपका कम्युन्यूस, जो किस किस भाषा का आपका लैटिन लैंग्वेज का है। और दूसरा इसमें कई बार जो है इसमें कम्युन्यूर शब्द जो है वो भी यूज में लिया जाता है। तो कम्युन्यूस और कम्युन्यूर शब्द दोनों ही किसके लिए आए, आपके कम्युनिकेशन के लिए आए। इसका अर्थ क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में एक साझा समझ बनाना कि दोनों व्यक्ति है, सपोज दैट दिस इज वन पर्सन एंड दिस इज अनदर पर्सन, इनके बीच में कोई विचार है, कोई आइडियाज है। इनके बीच में जब कोई विचार या आइडियाज का ट्रांसफर होता है तो वो क्या कहलाता है, आपका कम्युनिकेशन कहलाता है। अब संचार के बिना क्या होगा कि ना तो कोई सोसाइटी ना कोई आपका ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी आपके रिलेशन जो है, अगर आप हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में हो तो आप हस्बैंड एंड वाइफ हो, आप भी कम्युनिकेट करते हो। आपके फादर एंड मदर मदर जो है वो भी कम्युनिकेट करते हैं। सन जो है वो फादर के साथ में मदर के साथ में कम्युनिकेट करता है। तो हर जगह आपको सोसाइटी के अंदर, हर जगह आपके समाज के अंदर, आपकी फैमिली के अंदर, हर जगह जो है आपकी कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है। और टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या हायर एजुकेशन के अंदर देखें तो हमें कम्युनिकेशन जो है वो नेसेसरी है। बिकॉज जब हम यूनिवर्सिटी के अंदर, जब हम कॉलेज के अंदर एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर ज्वाइन करते हैं तो हमें बच्चों के साथ में क्या करना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है। बच्चों के साथ में जो है आपका कम्युनिकेशन करना पड़ता है। तो ना केवल स्कूल के अंदर बल्कि हर एक जगह, चाहे वो कोई भी जगह हो आपकी। डिम्पल जी ने ज्वाइन किया है, आपका बहुत बहुत आभार है। तो कोई भी जगह हो उस सभी जगह क्या होगा, कम्युनिकेशन इज द नेसेसरी पार्ट। कम्युनिकेशन जो है वो आपका क्या है, नेसेसरी पार्ट है। कम्युनिकेशन जो है वो आपका क्या है, नेसेसरी पार्ट है। तो इसीलिए हम कम्युनिकेशन को क्या करते हैं, आपका रीड करते हैं। अब कम्युनिकेशन की दो तीन परिभाषाएं जो है उनको भी देख लेते हैं। पहली परिभाषा आपके न्यूमैन की। न्यूमैन क्या कहता है कि संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा कोई फैक्ट है, तथ्य मीन्स विचार, कोई आइडियाज, कोई राय या भावनाओं का आदान प्रदान होता है। यानी इसमें क्या करते हैं हम, इमोशन जो होते हैं हमारे, भावनाएं जो होती है उनका भी आदान प्रदान करते हैं। अब आप कहेंगे सर भावनाओं को कैसे आदान प्रदान होगा, भावनाएं तो जो है वो किसी के अंदर छुपी रहती है। तो हम जब इसको अशाब्दिक या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की जब बात करते हैं तो हम किस पे काम करते हैं, इमोशन पे। तो इसके अंदर, इस परिभाषा के अंदर संचार में दो या दो से अधिक व्यक्ति, तथ्य और विचार का मतलब क्या होगा आपका, वर्बल कम्युनिकेशन। और और राय भी वर्बल कम्युनिकेशन। लेकिन भावना की जब बात आती है तो यू कैन से इट इज द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये भावनाएं जो है ये भी होती है, फैक्ट भी होता है आपका।
और आपके विचार भी होती है। ऐसी परिभाषा किसने दी थी? न्यूमैन ने दी थी। अब कीथ डेविस जो है वो कहते हैं कि संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना समझ को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है। यानी इन्होंने संचार को क्या बताया? एक प्रोसेस बताया जिसके थ्रू क्या होगा, एक व्यक्ति ये वाला दूसरे व्यक्ति के पास में अपने विचार भेजता है, अपनी समझ को भेजता है, अपनी सूचना को प्रेषित करता है, और जिस माध्यम से वो करता है वो आपका क्या है? कम्युनिकेशन है। ठीक है, संचार एक कला है और विज्ञान है, क्योंकि इसमें तकनीक और पारस्परिक कौशल यानी कला जो है वो आपकी शामिल है कि किस प्रकार से आपको कम्युनिकेट करना है। ये तो आपकी क्या हो गई? आर्ट हो गई। देन आपको किस माध्यम से करना है, ये आपकी क्या हो गई? आपकी साइंस हो गई। अब आता है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। देन नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन के प्रकार क्या है। अगर बात करें कम्युनिकेशन के प्रकार की, तो आप देखिए दोस्तों, कोई भी शिक्षक होगा वो कक्षा में मौखिक संचार भी कर सकता है, मौखिक संचार भी कर सकता है। तो मोटे तौर पे अगर बात करें तो इसका पहला आता है नॉन वर्बल और वर्बल। ये दो इसके टाइप्स जो है वो आपके आते हैं। अब वर्बल में भी आपके दो टाइप्स आते हैं। दो टाइप्स कौन से आते हैं? एक रिटन कम्युनिकेशन जो लिख के किया जाता है, और एक वोवल कम्युनिकेशन जो आपका बोल के किया जाता है। फिर आता है आपका औपचारिक और अनौपचारिक, यानी फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है कि जिसके अंदर आपके रूल डिफाइन होते हैं कि ऐसे करके ऐसे आपको कम्युनिकेट करना है। और इनफॉर्मल में क्या होता है कि कोई भी रूल आपके प्री डिफाइन नहीं होते हैं, उसमें कैसे भी आप कम्युनिकेट जो कर सकते हो। तो ये आपका फॉर्मल एंड इनफॉर्मल है। तो डिम्पल जी, एक बार मेरे को आप चैट बॉक्स में जाके बताइए कि संचार या कम्युनिकेशन की जो परिभाषा है उसको लेके और संचार के जो बेसिक टाइप्स है उसको लेके किसी प्रकार का कंफ्यूजन है क्या? इस संचार की परिभाषा को लेके और संचार के टाइप्स जो है बेसिकली, जिसमें आपने वर्बल, नॉन वर्बल, और वर्बल में आपने दो टाइप्स जो जानने का प्रयास किया है, रिटन और आपका वॉल। देन उसके बाद फॉर्मल और इनफॉर्मल जो है ऑर्गेनाइजेशन के बिहाव पे इसको टाइप्स कह सकते हैं। इसमें ठीक है, आपने कहा कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो अपने आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और आगे इसमें देखते हैं। पहले हम देखते हैं वर्बल कम्युनिकेशन को। और वर्बल जो कम्युनिकेशन है बेसिकली मैंने दो टाइप्स बताए थे आपको इसके। एक आपका रिटन एंड देन आपका वोअल। मौखिक संचार क्या होता है कि जब आप कोई लेक्चर देता है, कोई क्लासरूम है, इसको क्लास के साथ जोड़ के अपने देखते हैं। फॉर एग्जांपल, ये सारे आपके स्टूडेंट्स है। ये क्या है? आपका शिक्षक है या टीचर है, और ये आपका स्टूडेंट है। तो जब टीचर इनको लेक्चर दे रहा है और टीचर जो बता रहा है, तो वो क्या है? आपका व्याख्यान हो गया, लेक्चर हो गया। इनके साथ में वो क्या कर सकता है? बैठ के कर सकता है। छात्र जो है खुद से ही आपस में क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट कर सकते हैं। इस प्रकार का जब आपका कम्युनिकेशन होगा, इस प्रकार का जो संचार होगा, वो बेसिकली क्या कहलाएगा? मौखिक संचार कहलाएगा। मौखिक संचार कहलाएगा। और आप ये मान के चलिए कि अपने पर डे के अंदर सबसे ज़्यादा, अगर आप मैं आपसे पूछूं कि कौन सा कम्युनिकेशन यूज में लेते हैं, आप कहेंगे मौखिक संचार। आप क्या कहेंगे? मौखिक संचार। बिकॉज अपने सारे दिन जो है, अपने प्रतिदिन या कह सकते हैं कि होल डे अपने बातें जो है एक दूसरे के साथ करते हैं, तो वो किस प्रकार का कम्युनिकेशन है? मौखिक कम्युनिकेशन। लिखित कम्युनिकेशन में क्या होता है कि कोई पत्र आपने किसी को लिखा, चैट के माध्यम से आपने किसी को लिखा, व्हाट्सएप के माध्यम से, चैट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से आपने किसी को लिखा, तो इस प्रकार के जो कम्युनिकेशन होते हैं वो क्या होते हैं? लिखित कम्युनिकेशन होते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये निकल के आता है कि बेसिकली गवर्नमेंट जो सेक्टर होता है, ये अपने गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन जो है इसमें से कौन सा होता है आपका? गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर अगर बात करें तो आपके मौखिक संचार के अंदर या वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आपका सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन जो है वो कौन सा होता है? आप एक बार बताइए मेरे को कि अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें या कहें हम कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा जो वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर आपका कम्युनिकेशन जो है वो अगर मौखिक कम्युनिकेशन है तो वो किस प्रकार का सबसे ज्यादा होता है? आपको ध्यान में रखना है कि लिखित या रिटन कम्युनिकेशन होता है। बिकॉज आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट कोई भी स्कीम लॉन्च करती है तो उसका सब ऑर्डिनेट के साथ में अपने नीचे के जो अधिकारी होते हैं, नीचे के जो कर्मचारी होते हैं, या नीचे की जो, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कोई स्कीम लॉन्च कर रही है, उस या यूजीसी को ही ले लीजिए आप। यूजीसी कोई पत्र जारी करती है किसको? यूनिवर्सिटी को, कॉलेजेस को।
तो ये किस में करती है? रिटन कम्युनिकेशन में करती है हमेशा। कभी भी मौखिक कम्युनिकेशन जो है यूज नहीं लिया जाता, बिकॉज रिटन कम्युनिकेशन इज ए वैलिड प्रूफ ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन का वैलिड प्रूफ है। नेक्स्ट अपन बात करें तो अशाब्दिक संचार। अशाब्दिक संचार क्या होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। और मैं बेसिकली इसको थोड़ा थोड़ा आपको डिफाइन कर रहा हूँ, बिकॉज मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इससे पहले आपने इन सब चीज़ों को रीड आउट कर रखा है। अशाब्दिक संचार जो है उसमें क्या होता है कि बिना शब्दों का प्रयोग किए अपनी जो भावनाएं हैं, अपने जो इमोशन है, अपने जो इमोशंस है, इस इमोशंस को क्या कर रहे हैं आप? व्यक्त कर रहे हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। ये अशाब्दिक संचार होता है, जिसमें ना तो आपके पास में लिखित में कोई चीजें होती है, ना आपके पास में कोई वॉल या मौखिक रूप से बोल के बताई जाती है। इसमें दो तीन टाइप होते हैं आपके, तीन टाइप मुख्य रूप से माने जाते हैं। काइनेसिक्स, यानी इसका अर्थ क्या है कि शरीर की गतिविधियां जैसे आसन, हाव भाव, चेहरे के भाव आमतौर पर शब्दों से अधिक जोर से बोलता है। यानी आपकी किसी व्यक्ति को देख के ही आप पता लगा लेते हो कि व्यक्ति जो है ही इज सैड, यानी वो व्यक्ति क्या सैड है, ही इज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश है। तो ये सब क्या होता है? काइनेसिक्स होता है। उसके साथ में आपने कोई संवाद नहीं किया, आपने कोई कम्युनिकेट नहीं किया, बट आपने उसकी आ, चेहरे की गतिविधियां, उसके हाव भाव से ही आपने क्या कर लिया? आ, उसके साथ जो है एक प्रकार से कम्युनिकेट किया। परिभाषा क्या होता है कि मौखिक संचार पर नियंत्रण के लिए स्वर, सुर और बोलने की गति। उदाहरण के लिए स्वर आधार पर एक ही शब्द विनम्र और असभ्य लग सकता है। यानी परिभाषा का मतलब क्या है कि कई बार होता है, कई बार क्या होता है कि अपने कोई शब्द, ऐसा एक शब्द होता है, कोई भी शब्द हो सकता है, जिसको थोड़ा सा अपने ढंग से बोले या थोड़ा सा अपने हिसाब से बोले, स्वर में बोले, और बोलने की जो अपनी एक भाषा जो है वो सही है, तो कहीं ना कहीं वो जो है पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन अगर उसी को ही, उसी शब्द को कुछ अलग तरीके से बोले तो हो सकता है नेगेटिव हो। जैसे ओहे, जैसे ओहे शब्द है, ओह, या कुछ इस तरह के, जैसे हम किसी व्यक्ति को, मान लो ये एक स्टूडेंट है और ये आपका टीचर है। टीचर जो है इसको कुछ इस तरह से बोलता है कि टीचर जो है इसको जो है इसका नाम मान लो राम है, तो राम को अगर तू राम बोलता है, तो तू शब्द जो है वो एक कहीं ना कहीं नेगेटिविटी का असर दिखा रहा है। लेकिन अगर तुम शब्द बोलता है तो दोनों को मतलब कॉमन में सा देखें तो एक जैसा ही है। लेकिन तुम शब्द जो है किसको दर्शाता है? पॉजिटिविटी को दर्शाता है। तो परभाषा में क्या होता है आपका कि कहीं ना कहीं ऐसा शब्द जो, जिसका बोलने के लहजा, जिसका बोलने का सुर, जिसकी बोलने की आपकी गति जो है, पिंच जो है, उस पे डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से बोल रहे हो। प्रोक्सेमिक्स या हैप्टिक्स, यानी बातचीत में सप्रस और स्थान पे आमतौर पे अंतरक होते हैं, लेकिन कभी कभी शक्ति और व्यावसायिकता दिखाते हैं। आंखों का संपर्क, जैसे आंखों से कई बार, ये सब जो है मैंने इमेज के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है कि जैसे ये हाथ से अपने पता लगा सकते हैं कि ये कुछ बता रहा है, इससे पता लगता है कि ये कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। इनसे ये हैप्पी चेहरा, जैसे सैड चेहरा है, हैप्पी चेहरा है। तो इस प्रकार से ये आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है उसके टाइप्स की बात हमने की है। नेक्स्ट आता है आपका औपचारिक, जिसको फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। ये बेसिकली किस में होता है? जैसे कोई गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, जैसे कोई प्राइवेट सेक्टर हो गया, जैसे आपके बिग जो कंपनी है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें बेसिकली किस प्रकार का आपका होता है? हम कहेंगे औपचारिक या फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। यानी इसमें प्री डिफाइन क्या होता है? प्री डिफाइन आपके चैनल होते हैं, प्री डिफाइन आपके चैनल होते हैं। उन्हीं चैनलों के माध्यम से जो क्या है आपका कम्युनिकेशन जो है वो आपका होता रहता है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी उसमें बोल देते हैं, ऐसा इसमें पॉसिबल जो है वो आपका नहीं है। तो इसमें प्री डिफाइन आपके चैनल होंगे, इसमें जवाबदेही होगी, इसमें रिकॉर्ड जो है उसको बढ़ावा देता है। और ये नौकरशाही जो है उसकी संरचना और कठोरता के कारण जो है कई बार इसमें देरी भी होती है, ये इसका डिसएडवांटेज भी है। अनौपचारिक में क्या होता है कि बेसिकली कुछ भी कोई भी व्यक्ति कैसे भी बोल सकता है। और अनौपचारिक जो होती है वहां पे क्या होती है? हमेशा अफवाहें होती है। अफवाहों का माहौल जो है बनाने में संगठन तेजी से बात फैलाने में मदद मिलती है। इसमें गपशप और अफवाहें या मैत्रीपूर्ण बातचीत जो है वो आपकी शामिल है। ये निश्चित रूप से तेज है, इसमें क्रॉस चेकिंग के दौरान गलत संचार भी पैदा हो सकता है।
तो ये औपचारिक और अनौपचारिक जो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के भाव पे हमने देखने का प्रयास किया। अब आता है संचार की प्रोसेस है, कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी संचार की प्रोसेस जो है वो क्या है। पहले संचार में क्या होगा, एक सेंडर होगा जिसको प्रेषक कहा जाता है, देन उसके बाद एक मैसेज होगा, और मैसेज जो है वो क्या होगा, इनकोडिंग होगा। इसके बाद में क्या होगा, चैनल होगा, और इसके बाद में आपका क्या होगा, रिसीवर होगा, और इसके बाद में आपका क्या होगा, फीडबैक। यानी कोई भी संदेश, कोई भी कम्युनिकेशन अपने करते हैं तो इसका प्रोसेस जो है वो कुल मिला के प्यारे स्टूडेंट इसी तरह का रहेगा। अपने कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं तो उसका चैनल जो है या उसकी प्रोसेस जो है वो कुछ कुल मिला के बात करें तो इसी प्रकार से रहेगी। यानी जब अपने कम्युनिकेशन की बात करें तो एक संदेश भेजने वाला होगा जिसको हम सेंडर कहते हैं या प्रेषक कहते हैं, कोई संदेश होगा जिसको भेजा जाना है। इनकोडिंग क्या होती है कि ये संदेश जब भेज रहा है तो इसको कन्वर्ट किया जाता है। ये प्रोसेस जो है संदेश भेजने वाली, इसमें दो क्वेश्चन आपके बनते हैं कि जब संदेश को भेजा जाता है तब वो प्रोसेस जो होती है वो क्या कहलाती है। आपको इनकोडिंग डिकोडिंग दो दे देंगे, तो आपको ध्यान में रखना है जब मैसेज या संदेश को भेजा जाता है तो उसके बाद की जो प्रोसेस है वो इनकोडिंग है। आप एक चित्र आप जो है एक फिगर बना लीजिए इसी तरह का, कि पहले सेंडर होगा, देन मैसेज, इनकोडिंग, फिर आपका चैनल होगा, फिर रिसीवर होगा, फिर चैनल होगा, फिर आपका डिकोड होगा, फिर आपका रिसीवर होगा, फिर आपका फीडबैक होगा। तो जब सेंडर मैसेज को भेजता है तो वो क्या करता है, डिकोड करता है, लेकिन रिसीवर जब आपका मैसेज को प्राप्त करता है तो वो क्या करता है, उसको डिकोड करता है। और डिकोड के बारे में बहुत बार आपका यूजीसी ने अपने क्वेश्चन पूछा है। यानी ये इस तरह का क्वेश्चन बनता है कि जब आपका रिसीवर कोई मैसेज रिसीव करता है तो उससे पहले की प्रोसेस जो है वो आपकी क्या कहलाती है, तो आपकी डिकोडिंग कहलाती है। फीडबैक का आपको पता ही है कि जैसे ही मैसेज डिलीवर हुआ किसके पास, रिसीवर के पास, तो रिसीवर जो है एक अपनी प्राप्ति के रूप में, प्रतिपुष्टि के रूप में फीडबैक जो है वो आपका भेजता है। इसमें एक नॉइज भी आता है। नॉइज क्या होता है कि बाध्यता है, यानी बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो क्या है, आपका नॉइज है। अब संचार के मॉडल की बात करें तो इसमें कई सारे मॉडल आपको देखने को मिलेंगे। कई सारे मॉडल जो है वो देखने को मिलेंगे। सेनन और वियर का मॉडल जो है उसके बारे में ये पूछा जाता है कि वो किस प्रकार का मॉडल जो है, तो आपको ये ध्यान में रखना है रेखीय मॉडल है। सेनन और वियर का जो मॉडल है वो रेखीय मॉडल है, जिसे 1949 में आपका सेनन और वियर नामक दो व्यक्तियों ने बनाया था। इसमें क्या है, वही है कि एक तरफा संचार है, यानी मान लो सेंडर की तरफ से जो जाएगा वो किस में आएगा, रिसीवर की, और रिसीवर जो है प्राप्त करेगा। इसके फॉर एग्जांपल जैसे टीवी है, तो टीवी में क्या होता है कि सेंडर यानी कोई ब्रॉडकास्टिंग चल रही है और अपने सभी जो है पूरा देश या पूरे जो टीवी से जुड़े हुए हैं वो क्या है, अपने कुछ नहीं भेज पाते। रिसीवर जो है कुछ नहीं भेज पाता, केवल सेंडर ने जो भेजा है वही अपने रिसीव करते हैं, उसी को डिकोड करके अपने संदेश जो है वो देखते हैं। हो सकता है कोई फिल्म पिक्चर हो आपकी, कोई न्यूज हो, कोई और मैसेज हो, तो अपने टेलीविज़न और रेडियो और कोई भाषण जो होता है, जैसे नेता का कोई भाषण है और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो केवल सुनते हैं। तो इस प्रकार के जो एग्जाम्पल है वो किसका है, संचार का रेखीय मॉडल होता है, सेनन एंड वियर मॉडल। इसमें एक कक्षा के रूप में या कक्षा संप्रेषण के रूप में भी आ सकता है, कि इस ऐसे आ सकता है कि एक टीचर था या टीचर है और कई सारे स्टूडेंट्स है, कई सारे स्टूडेंट है, केवल टीचर जो है वो टीच कर रहा है, जबकि स्टूडेंट जो है वो आपके बिल्कुल साइलेंट मोड में है, कुछ भी वो नहीं पूछ सकते। केवल टीचर जो है उसी टीचर पे सेंटर्ड है आपकी पूरी की पूरी क्लास। यानी टीचर सेंटर्ड मेथड जो है उसके अंदर संचार का कौन सा मॉडल आपका काम में आता है, तो आप कहेंगे कि टीचर सेंटर्ड मेथड जो है उसके अंदर संचार का रेखीय मॉडल जो है वो आपका काम में आता है, या लीनियर मॉडल काम में आता है। बट यही चीज अगर टीचर पढ़ा रहा है, स्टूडेंट पूछ रहे हैं, तो फिर वो रेखीय मॉडल आपका नहीं है, वो रेखीय मॉडल नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करें तो ये मॉडल्स कुछ जो है
इसमें से आपने काफ़ी कुछ मॉडल है उनके बारे में पढ़ रखा होगा। तो केवल मैं नाम आपको बताऊंगा कि यहाँ पे 3 टाइप्स के मॉडल जो है वो आपके कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। पहला आपका लीनियर कम्युनिकेशन आता है, जो रेखीय संचार होता है, जिसके बारे में अभी हमने जाना था कि सेंडर की तरफ से जाता है और रिसीवर रिसीव करता है, ऐसा कभी नहीं होता वापस से। ट्रांजैक्शनल मॉडल, यानी इसमें दोनों साइड जो है वो आपका आता है, इस ऐसे भी आता है और ऐसे भी आता है। इंटरेक्टिव मॉडल, इसमें भी आपका दोनों साइड जो है वो आपका आता है। पहला लीनियर मॉडल जो है उसमें किस किस ने आपका मॉडल जो है वो दिए हैं। कई बार ये मॉडल के नाम दे दिए जाते हैं यूजीसी नेट के द्वारा आपको, और आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से निम्न जो आपका मॉडल है वो किसका उदाहरण है, लीनियर का, ट्रांजैक्शनल का, इंटरेक्टिव का। तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि ये कुल मिला के आपके 8 जो मॉडल है, इनके नाम आपको याद रखने हैं, और कौन सा मॉडल जो है वो किससे रिलेट करता है, कौन सा मॉडल जो है वो आपका किससे रिलेट करता है। अच्छा, डिम्पल जी कह रहे हैं इनफॉर्मल जो कम्युनिकेशन है उसको दोबारा से, जी एक मिनट। इनफॉर्मल, हमने अभी जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन के बिहाव पे अपने दो जो कम्युनिकेशन है उसकी बात की थी, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल की जब बात करते हैं तो उसमें क्या होंगे, रूल होंगे, आपके सिंटेक्स होंगे, और इनफॉर्मल में जो है आपका कुछ नहीं होगा। मान लो मैं आपके साथ में, अब आपके साथ में कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो मेरा मेरे पास में क्या है कि मेरे पास में एक पीपीटी जो बनी हुई है उसके बेस में मैं चल रहा हूँ, यानी अकॉर्डिंग टू रूल मैं चल रहा हूँ कि पहले आपको क्या बताना है, पहले आपको कम्युनिकेशन बताना है, देन उसके बाद जो है कम्युनिकेशन जो है उसके टाइप्स बताने हैं, फिर कम्युनिकेशन के मॉडल बताने हैं। ऐसा नहीं कि मैं पहले आपको मॉडल बताऊं और देन उसके बाद जो है कम्युनिकेशन क्या है ये चीज़ बताऊं। तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं है। यानी अगर आप बात करें, जैसे सपोज दैट पीएमओ है, प्रधानमंत्री ऑफिस है, उससे कोई लेटर जो है सीएमओ की तरफ से सीएमओ को दिए जाते हैं, यानी राजस्थान का सीएमओ, हरियाणा के सीएमओ, इस तरह से। तो ये क्या फॉर्मल है, ये हमेशा ये मान के चलिए आप कि ये अपवर्ड और डाउनवर्ड आपने पढ़ा होगा, आगे देख लेंगे अपने, वो होता है। इसमें ऐसा नहीं होता कि पीएमओ जो है यहाँ से लेटर निकला और सीधे ही कोई विलेज के पास चला गया या डिस्ट्रिक्ट के पास चला गया। पीएमओ से जो लेटर निकलेगा वो उससे जो लो लेवल का जो है अथॉरिटी उसके पास आएगा, यानी सीएमओ के पास आएगा, चीफ मिनिस्टर के पास आएगा, चीफ मिनिस्टर फिर उसको कलेक्टर्स के पास भेजेगी, कलेक्टर्स जो है वो आगे एसडीएम के पास भेजेगा। इस तरीके से एक पूरा चैनल जिसमें बना हुआ होता है उसे फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं, और जब ये चैनल नहीं होता है तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में दिक्कत क्या होती है, दिक्कत ये होती है कि जैसे सपोज दैट, मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ आपको कि अब यूजीसी है, यूजीसी के अभी पिछले 2-3 दिनों से आपने देखा कि यूजीसी जो है उसके अंदर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है उसमें कन्वर्ट करने की बातें चल रही है। तो यूजीसी जो है उसको हायर एजुकेशन में, यूजीसी को बंद करके हायर एजुकेशन ऑफ इंडिया जो है वो बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। जब ये बातें रिटर्न के अंदर हमें आ जाएगी कि नहीं, इसको बंद कर दिया गया है और इसको बनाना है, इसको बंद करके इसको बनाना है, और किसी लीगल अथॉरिटी के साइन के साथ आता है तो हमें और वो सभी के पास जाता है जैसे, तो वो होता है फॉर्मल। और इनफॉर्मल में क्या होता है कि जैसे कोई टीवी चैनल है, आज तक है, उसने कह दिया कि नहीं यूजीसी को बंद कर दिया और हायर एजुकेशन जो है वो बना ली। अब दूसरा चैनल जो है वो ये कह रहा है कि हायर एजुकेशन जो है वो भी रहेगा और यूजीसी भी रहेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अफवाह जो है वो आती है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में आपको यही ध्यान में रखना है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो है उसके अंदर कोई रूल जो है वो आपका फॉलो नहीं होता है। रूल जो है वो फॉलो नहीं होता है, बेसिकली उसके अंदर क्या होता है, हालांकि वो फॉर्मल कम्युनिकेशन से स्पीडली ज़्यादा होता है, बिकॉज इनफॉर्मल में क्या होता है कि आपको कोई रूल जो है उसको फॉलो नहीं करना है, इसलिए स्पीडली जो है आपकी कोई भी बात है वो किसी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच जाती है। लेकिन फॉर्मल में क्या होता है कि पहले कोई भी चीज़ है उसकी पुष्टि की जाती है, उसको पूरी तरह से जांचा परखा जाता है, देन उसके बाद जो है वो आपकी कोई सूचना या कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी स्थानीय अपवर्ड या डाउनवर्ड जहाँ पे भी भेजनी है वहाँ पे भेजी जाती है। तो आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट वाले जो अपने पढ़ रहे थे अभी, मॉडल्स की, उसकी। तो लीनियर मॉडल में अपने बात कर रहे हैं अरस्तुल मॉडल।
अरस्तु के द्वारा जो मॉडल दिए गए हैं वो किसका उदाहरण है? लीनियर का। लैसवेल का मॉडल जो है वो किसका उदाहरण है? इसका। सेनन और वियर का जो अभी हमने मॉडल पढ़ा था वो किसका उदाहरण था? इसी का। बर्लो का SMCR यानी सेंडर, मैसेज, चैनल, और आर का मतलब है रिसीवर। तो बर्लो का SMCR मॉडल भी किसका है? आपका लीनियर कम्युनिकेशन। अब आता है ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन। इसमें बरमुंडा जो द्वारा जो एक ट्रांजैक्शनल मॉडल दिया गया है वो है, और दूसरा डेंस द्वारा जो एक मॉडल दिया गया है वो है। इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या है कि ओसगुड द्वारा एक दिया गया है जिसे इंटरेक्टिव मॉडल कहा गया है। वेस्टली द्वारा भी एक मॉडल दिया गया है। तो आप कह सकते हैं लीनियर के अंदर 4 मॉडल दिए गए हैं, ट्रांजैक्शनल के अंदर 2, और इंटरेक्टिव के अंदर फिर आपके 2 मॉडल जो है वो दिए गए हैं। इनको थोड़ा थोड़ा आगे अपने जान भी लेते हैं। पहले देखिए लीनियर मॉडल। लीनियर मॉडल में क्या है? सेंडर ने कुछ सेंड किया, मैसेज सेंड किया, देन चैनल के माध्यम से आपका रिसीवर तक पहुंच गया। यहाँ से मोदी जी जो है बोल रहे हैं कि आज रात संपूर्ण देश में लॉकडाउन लगने वाला है। ये किसने बताया हमें? जी मीडिया के माध्यम से। और किस से हमने कैसे प्राप्त किया? हमारे टीवी सेट से प्राप्त किया, और टीवी सेट के थ्रू हमने ये इंफॉर्मेशन जो है वो जानी। अब हम वापस से इसको कोई इंफॉर्मेशन जो है आपकी नहीं भेज सकते, तो ये वो जो मॉडल होता है वो आपका लीनियर मॉडल है। अब आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन जो है वो क्या है कि यहाँ पे कई सारे आप फॉर्मल और इनफॉर्मल आपका इस ऑर्गेनाइजेशन मॉडल का एक भाग है। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि इनफॉर्मल और फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो बेसिकली कौन से मॉडल, कौन से कम्युनिकेशन मॉडल का भाग है? तो आपको ध्यान में रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन या संगठन जो होता है उसी में ही फॉर्मल और इनफॉर्मल आपका चलता है। अब यहाँ पे बॉस है इसमें, और इसके नीचे क्या है? कई सारे कर्मचारी आपके काम कर रहे हैं। तो ये पहले फॉर्मल और इनफॉर्मल में 2 भागों में बटा हुआ है। अब ये फॉर्मल जो है ये भी आपका 2 भागों में है। अपवर्ड यानी नीचे से ऊपर की ओर जब जाता है कम्युनिकेशन तो अपवर्ड होता है, और डाउनवर्ड क्या है? ऊपर से नीचे की तरफ। ये देखिए अपवर्ड जो है इस तरह से होता है, डाउनवर्ड जो है इस तरह से होता है कि अगर मान लो कोई SDM जो है पोस्ट है, या अपने यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर जो होगा वो अपनी बात किसको रखेगा? एसोसिएट प्रोफेसर को, ये प्रोफेसर को, फिर डीन को। तो इस तरीके से चलता है। अगर डीन जो है इसको भेजे, फिर ये इसको भेजे, और ये इसको भेजे, तो ये डाउनवर्ड है, ये आपका अपवर्ड है। ठीक है। हॉरिजॉन्टल यानी इस तरीके से समांतर आपका चलता है। इसमें वर्टिकल भी आता है आपका। तो आप वर्टिकल है ये वाला, इसको यहाँ से और अपने इसको डिवाइड कर सकते हैं कि फॉर्मल में भी आपका 2-3 तरह के होते हैं। वर्टिकल, वर्टिकल में अपवर्ड, डाउनवर्ड, ये किसके भाग है? आपके वर्टिकल कम्युनिकेशन के भाग है। फिर इसमें हॉरिजॉन्टल आता है। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि एक समान, जैसे टीचर जो है आपकी टीच कर रहा है 3 स्टूडेंट के साथ में, तो कोई भी इसको अर्थ के बारे में बताता है तो ये क्या करेगा? समान रूप से इनको ज्ञान जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, समान रूप से इनके साथ में कम्युनिकेशन कर रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ओरिजिनल कम्युनिकेशन जो है वो क्या बताती है? इक्वलिटी को दर्शाती है। जहाँ पे इक्वलिटी जो कम्युनिकेशन होता है वहां पे हमेशा क्या होता है? ओरिजिनल कम्युनिकेशन जो है वो आपका, वहां पे हमेशा क्या होता है? आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जो है वो होता है। अब अपने बात करें इसमें, तो जैसे डायगोनल, ये कम्युनिकेशन जो है वो क्या है कि इसने इसके साथ में किया, या बॉस जो है इसके नीचे कुछ इसके हो सकते हैं कि कंपनी के CEO वगैरह जो भी है, और इसके नीचे फिर और सारे आपके हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? ये CEO के पास में मैसेज भेज रहा है, CEO जो है इसको सीधा नीचे वाले जो अपने कर्मचारी है उसके पास में भेज रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो बॉस है वो सीधा ही नीचे वाले कर्मचारी से आपका संपर्क कर सकता है। तो इसे हिंदी में तिर्यक कम्युनिकेशन भी कहा जाता है। अब इनफॉर्मल में आते हैं। इनफॉर्मल में आपका कम्युनिकेशन जो है वो उसमें कोई रूल नहीं होता है, सीधे ही आपका होता है कम्युनिकेशन, जिसके बारे में मैंने काफी डिफाइन जो है वो आपको कर दिया है। अब इसमें होता है ग्रैप वाइन। ग्रैप वाइन जो है वो क्या होता है कि एक प्रकार की अफवाह ही होती है, अफवाह ही होती है। और ग्रेप वाइन जो है ये पूछा जा सकता है कि ग्रेप वाइन जो है वो किसका भाग है? फॉर्मल का या इनफॉर्मल का? तो आपको ध्यान में रखना है इनफॉर्मल का। जब अपने बातें करते हैं, जैसे कोई कंपनी है, HDFC है जैसे,
एचडीएफसी में कुछ कर्मचारी जो बैठ के अपनी पर्सनल बातें करते हैं, उसमें कुछ बातें जो है उसका सेंस निकलता है, कुछ का सेंस नहीं निकलता। तो इस प्रकार की जब बातें होती है, और बेसिकली आपने लेडीज को देखा होगा कि जब वो इकट्ठी होती है तो कोई ना कोई बातचीत करती है, तो वो क्या उस प्रकार की जो बातचीत है, या बच्चे इकट्ठे होते हैं, कोई सर के बारे में बातें करता है, कोई क्लासरूम के बारे में बातें करता है, कोई सब्जेक्ट के बारे में बातें करता है, उसमें कुछ बातें सही होती है, कुछ बातें ऐसे ही होती है। तो वो जो आपका कम्युनिकेशन होता है उस प्रकार का, वो ग्रेफवाइन कम्युनिकेशन कहलाता है। ये आपका आ गया ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन। ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन हमेशा क्या होता है, इसको एक चीज से आपको ध्यान में रखना है कि सेंडर को रिसीवर बना दिया जाता है और रिसीवर को सेंडर बना दिया जाता है। इस प्रकार का जो कम्युनिकेशन होगा वो हमेशा क्या कहलाएगा, ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन कहलाएगा। यानी ऐसा इमेज भी आपको दिया जा सकता है यूजीसी की तरफ से कि ये कौन किस मॉडल का उदाहरण है। तो आपको देखना है कि सेंडर जो होता है वो हमेशा इस साइड होता है, लेकिन इसमें क्या है, रिसीवर है, आप देखिए, और सेंडर जो है इधर है। यानी सेंडर वाला काम रिसीवर कर रहा है, रिसीवर वाला काम सेंडर जब करे किसी आपके कम्युनिकेशन सिस्टम में, तो वो आता है ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन। बस इतना है याद रखना है इसमें, सेंडर जो है वो रिसीवर है, रिसीवर जो है वो सेंडर, उल्टा होता है इसमें। अब आता है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन थ्योरीज। यानी कुछ थ्योरी जो है वो भी दी गई है, कुछ सिद्धांत जो है वो दिए गए हैं। हालांकि ये इतना ज़्यादा आपके यूजीसी नेट में नहीं पूछा जाएगा, फिर भी बेसिकली आप थोड़ा सा इसको रीड आउट कर लेना कि बिहेवियर मॉडल जो है, यानी व्यवहारिक का आपका कम्युनिकेशन थ्योरी है, जिसमें सोशल है और सोशल एक्सचेंज है। कंजेक्टिव कम्युनिकेशन थ्योरी यानी संज्ञानात्मक जो है, वो किससे रिलेट करती है, आपके एजुकेशन सिस्टम जो है, वो क्लासरूम जो है, उसमें छात्रों को ज्ञान जब प्रदान किया जाता है टीचर के द्वारा कम्युनिकेट करके, तब वो किस प्रकार का है, संज्ञानात्मक होता है। इसमें भी आपकी डिस्कर्नेंस है और एक्सप्लेनेड नेट एक्सपेटेंसी जो है वो है वायोलेशन वाली। कल्चरल कम्युनिकेशन यानी सांस्कृतिक जो है, हमने जब बात की थी सांस्कृतिक, आपको ध्यान में होगा कि इंटर कल्चरल और इंटर कास्ट जो कम्युनिकेशन था वो। और क्रिटिकल कम्युनिकेशन थ्योरी जो है, उसमें फेमिनिस्ट जो थ्योरी है, क्रिटिकल है, यानी नारीवाद से संबंधित कुछ बातें होती है जिसमें केवल नारी पे विचार चलता है, तो इस प्रकार की थ्योरी होती है, वो फेमिनिस्ट थ्योरी होती है। इंडिविजुअल डिफरेंस थ्योरी सेलेक्टिव जो है, और आपकी पर्सनल इन्फ्लुएंस थ्योरी है, टू स्टॉप फ्लो, मल्टी स्टॉप फ्लो। तो ये वैसे बेसिकली आपका डायरेक्ट रूप से सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको ज़्यादा डिफाइन करने का हमने प्रयास नहीं किया है। और फिर भी आपके थोड़ी बहुत जो है कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी जो है इसमें से यूजीसी नेट में, कि इसमें से कौन सा जो है वो आपका कम्युनिकेशन थ्योरी का एग्जाम्पल है। तो केवल और केवल इस चार्ट को या इस इमेज के अंदर जो आपको दी गई है, 1 2 3 4 5 6, यानी 18 प्रकार के जो टाइप बताए गए हैं, वो 18 का नाम आपको याद रखना है, और कुछ नहीं इससे ज़्यादा इसमें। अब आता है बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या था, पहले मेरे को ये बता दीजिए आप कमेंट करके, और आप ये बताइए कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या था। तब अपने जानेंगे कि बैरियर जो है वो क्या है। पहले आप ये बताइए कि इफेक्टिव जो कम्युनिकेशन की बात हमने की थी, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है, मैंने ही आपको बताया था कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है उसकी क्लास और उसका लेक्चर जो आपने कंप्लीट किया था। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो एक्चुअल में है क्या। एक बार आप चैट बॉक्स में चैट करके बताइए कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो एक्चुअल में है क्या। मीन क्या है, यानी मीनिंग क्या है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो क्या है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन है कि जिसके अंदर सेंडर जो है और रिसीवर जो होते हैं, आपने सेंडर रिसीवर जो अपने को पता ही है कि कम्युनिकेशन का मूल जो एक कह सकते हैं एलिमेंट है, सेंडर और रिसीवर जो है। अब जब सेंडर कोई मैसेज सेंड करता है और रिसीवर के पास में सक्सेसफुली पहुंच जाता है, और जैसा सेंडर चाहता है आउटकम, वैसा आउटकम उसको रिसीवर के द्वारा फीडबैक के माध्यम से प्राप्त हो जाता है, तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। यानी मान लो टीचर था
और ये स्टूडेंट है आपके। तो टीचर जो है इन स्टूडेंटों को आपका आज टू की टेबल जो है, ये इनकी आज के टीचिंग का एक कह सकते हैं कि पॉइंट था कि टू की टेबल जो है इन सभी स्टूडेंट को आपके लर्न करवानी है। और जब ये टू की टेबल जो है वो लर्न करवा देता है आप आज आज की क्लास के अंदर, और वापस से इनसे पूछता है, इन सबको याद होती है, तो दैट इज कॉल्ड द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यानी जैसा आउटकम हम चाह रहे हैं वैसा आउटकम मिल जाता है, तो ये कम्युनिकेशन जो होता है वो इफेक्टिव होता है। लेकिन बैरियर्स क्या क्या आते हैं, रुकावटें क्या क्या आती है? पहली आती है सेमांटिक, यानी लैक ऑफ कॉमन लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज को लेके आपकी कुछ हो सकती है फॉल्टी ट्रांसलेशन, यानी ट्रांसलेशन से संबंधित कुछ जो बातें हैं, ये जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इंग्लिश में हो सकता है ट्रांसलेशन जो है उससे संबंधित कुछ बातें या कुछ बैरियर्स आ जाते हैं। अनक्लेम्ड एज्यूम्पशन जो है वो आता है, पूरा आपकी वोकेबलरी है वो आता है, ये सेमेंटिक इसी तरह की प्रॉब्लम आती है। साइकोलॉजिकल क्या आती है? साइकोलॉजिकल ये आती है कि प्री मेच्योर एवोल्यूशन, यानी आप कुछ बातें इस तरह की सोच लेते हैं जो कि अभी उसके लिए आपकी मेच्योरिटी नहीं है। इमोशंस और क्लोज इमोशंस आते हैं, यानी साइकोलॉजिकल बैरियर क्या आते हैं कि इमोशंस होता है कि कई बार अपने किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, अपने इमोशन हो जाते हैं, जिससे आपको जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहिए था वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपका नहीं हुआ है। क्लोज माइंड, यानी अपने माइंड जो है उसको बंद करके नहीं सोचना, कम्युनिकेट करना चाहिए, बल्कि खुले माइंड से करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल, यानी ऑर्गेनाइजेशनल की पॉलिसी जो होती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसकी पॉलिसी जो होती है उसके माध्यम से कई बार अपने सामने वाले को, जैसे कि सपोज दैट आप कोई यूनिवर्सिटी के अंदर, प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने गए, तो वहाँ पे आपको एडमिशन के बारे में जब आप किसी स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से आप कम्युनिकेट करके उसके इंस्टीट्यूट के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन ये जो जानकारी है वो नहीं देते हैं, बिकॉज एक तो इनका क्या था, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी थी, ऑर्गेनाइजेशन का रूल था उसका, ठीक है। और स्टेटस ऑफ रिलेशनशिप जो है ये भी इसमें आता है। ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटीज जो है वो भी कई बार आती है कि उतनी फैसिलिटीज जो है वो नहीं है जितना हमें कम्युनिकेशन करने के लिए चाहिए। कल्चरल में क्या आती है? कल्चरल में आती है कि सामने वाले की ड्रेस को देख के कई बार अपने ये सोचते हैं कि अपने माइंड जो है उसमें नेगेटिविटी आती है। रिलीजन को लेके नेगेटिविटी आती है, जैसे हिंदू और मुस्लिम को लेके, फूड को लेके जैसे वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन को लेके, ड्रिंक को लेके कई बार आती है, जैसे अपने यहाँ पे ड्रिंक जो है या कह सकते हैं कि जो लिकर जो है या शराब जो है वो अपने बैन है भारत में, जबकि यूरोपियन कंट्री में वो ओपन है। तो इस प्रकार से ड्रिंक को लेके भी आ सकती है, आपकी जर्नल बिहेवियर को लेके भी आ सकती है। फिजिकल जो है वो क्या है कि एक जैसे शोर उत्पन्न होता है कोई, वो भी है। टाइम को लेके आपकी कोई इशू आ सकते हैं, डिस्टेंस और एज को लेके आ सकते हैं, सेक्स को लेके आ सकते हैं, यानी एक फीमेल और एक मेल है तो आप वहाँ पे हो सकता है इजी आपका कम्युनिकेट जो है वो नहीं हो पाए। तो ये कुछ इफेक्टिव जो कम्युनिकेशन है उसके बैरियर्स माने गए हैं। यानी वो क्या है, वो बिल्कुल सही है, प्रॉपर रिस्पॉन्स देना। तो जब गुड फीडबैक आता है या कंप्लीट फीडबैक आता है तो उसे ही हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ये जो हमने एक कम्युनिकेशन का आपके साथ में स्नैपशॉट कह लीजिए, इसे डिटेल में तो नहीं कर पाए लेकिन स्नैपशॉट जो है वो आपको देने का प्रयास किया है। अब चलिए अपने चलते हैं कि आज कुछ बेसिक क्वेश्चन जो है, जो पी वाई क्यूज है हमारे, कुछ एम सी क्यूज है, उन दोनों को हम कंबाइन रूप से जानने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि मौखिक संचार क्या है? वर्बल कम्युनिकेशन की विशेषताओं में से एक है, यानी मध्यस्थता, पॉइंट टू पॉइंट, ए व्यक्ति, शोर शोर जो है, नॉइज जो है। आप बताइए मौखिक संचार प्रणाली जो है उसकी विशेषता क्या है? मौखिक संचार पर का मतलब है कि मुंह से जो आपका संचार होता है, यानी बोल के आप, तो इसमें देखिए मध्यस्थता आपकी नहीं हो सकती, अव्यक्तित्व नहीं हो सकती क्योंकि व्यक्ति के बीच में होता है, आपकी शोर इसमें नहीं है क्योंकि इसने विशेषता की बात पूछी है। ये तो क्या है, बैरियर्स है आपका, ये तो क्या है, बैरियर्स है। तो आप कहेंगे पॉइंट टू पॉइंट जब कम्युनिकेट होता है तो वो मौखिक संचार का सबसे महत्वपूर्ण एक विशेषता मानी जाती है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की बात करें
इस संगठनात्मक संचार पद प्रकृति में है। संगठनात्मक क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल, जिसको हमने पढ़ा था, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ग्रेप वाइन, ये सब हमने पढ़े थे अभी थोड़े टाइम पहले ही। तो इसमें वि, वि, विपत्तपन या विरोधाभासी, गैर व्यवहारिक, अप्लाइड। इसमें जो है संगठनात्मक संचार की जो प्रकृति है, उसका नेचर जो है वो किस प्रकार का है? आपका अप्लाइड है, यानी अनुप्रयुक्त है। इसमें क्या होता है कि संचार एक व्यक्ति या दूसरे या समूह से दूसरे व्यक्ति में जानकारी स्थानांतरित करने की एक प्रक्रिया है। संचार में कई प्रकार के होते हैं, जैसे इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल में क्या होता है? दो व्यक्ति जो है वो आपके बातें करते हैं। पारस्परिक होता है, पारस्परिक होता है, किसी के साथ कर सकते हैं। समूह में होता है जहाँ पे बहुत ज्यादा आपके लोग होते हैं। सार्वजनिक होता है जहाँ पे एक व्यक्ति बोलता है और कई सारे जो आपके सुनने वाले होते हैं। तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार जो है एक जो है मास मीडिया होता है। मास मीडिया, जिसका अभी हमने लेक्चर नहीं लिया है, इसलिए हो सकता है आपको इसकी जानकारी ज़्यादा नहीं हो, तो जिसको जन संचार कहा जाता है। संगठनात्मक संचार एक संगठन में चैनल और संचार के तरीकों को संदर्भित करता है। संगठनात्मक संचार प्रकृति में ये लागू होती है सारी बातें। संगठनात्मक संचार पद्धति में व्यवहार और प्रतीकों का निर्माण, नियंत्रण, व्याख्या करते हैं। तो ये संगठनात्मक संचार पद्धति जो है उसमें रूल आपके अप्लाई होते हैं, या तो अप्लाइड होता है या अनुप्रयुक्त इसको कहा जाता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से आपका मिलाना है कि आपका नर विज्ञान, या इसको इंग्लिश में कहें तो एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। समाजशास्त्र, जिसे सोशियोलॉजी कहा जाता है। मनोविज्ञान, जिसे साइकोलॉजी कहा जाता है। और प्रबंधन, जिसे मैनेजमेंट कहा जाता है। तो ये इसको इसके साथ में मिलाना है, यानी कौन किस से क्या काम करता है। देखिए, नर विज्ञान जो है, नर विज्ञान यानी एंथ्रोपोलॉजी जो है, वो आपकी कहीं ना कहीं आपकी संस्कृति को दिखाती है, आपके कल्चर को दिखाती है। तो ए का 3 देखिए आप, ए का 3 केवल एक में ही है। और फिर समाजशास्त्र जो है वो किसको दर्शाता है? समाज को दर्शाता है। मनोविज्ञान जो है वो किसका है? प्रेरणा का। प्रबंधन जो है वो आपका किसका है? सिस्टम। यानी मैनेजमेंट किससे है? सिस्टम। ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट अपने बात करें पीयर टू पीयर संचार। पीयर टू पीयर संचार जो है, पीयर टू पीयर संचार जो है वो मेरे को एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि पीयर टू पीयर संचार जो है वो आपका किस प्रकार का है, या पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन जो है उससे आप क्या समझते हैं। कक्षा की अगर बात करें, यानी क्लासरूम जो है उसमें, फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि एक टीचर है, वो टीच कर रहा है, वो स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में होने वाला संचार जो है वो आपका पीयर टू पीयर है। या आपका जो छात्र जो है वो आपस में, जैसे मैथ का कोई सवाल हल कर रहे हैं और वो अपने स्टूडेंट जो है आपस में अपने साथ में कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या वो पीयर टू पीयर है? बिल्कुल आपने डिम्पल जी सही कहा कि सेम एज ग्रुप के स्टूडेंट जो है अ, उसके उसका जो कम्युनिकेशन होता है, उनका जो कम्युनिकेशन होता है वो आपका पीयर टू पीयर होता है। तो ये हमेशा एक चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है कि हॉरिजॉन्टल होता है। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि ये स्टूडेंट है जो आपस में कर रहे हैं ऐसे। अगर यही जो है ये टीचर के साथ में करते तो ये पीयर टू पीयर नहीं होता, क्योंकि टीचर जो है इसमें पद के अंदर, या कह सकते हैं कि एक जो संचार की जो एक प्रक्रिया है उसमें अपवर्ड में आता है, और ये आपके डाउनवर्ड में आते हैं स्टूडेंट। तो ना तो टीचर इनके साथ में करता है वो आपका पीयर टू पीयर है, ना टीचर स्टूडेंट जो करते हैं वो पीयर टू पीयर। हाँ, टीचर और टीचर अगर करें तो फिर वो क्या है? आपका पीयर टू पीयर आपका होता है। यानी क्षैतिज, यानी समान रूप से जब कोई व्यक्ति जो अपने समान रूप से कम्युनिकेशन करते हैं तो वो पीयर टू पीयर है। नेक्स्ट की अगर बात करें अपने, एक कक्षा में मौखिक यानी वर्बल और नॉन वर्बल संदेशों, संकेतों को संदेशों में वापस बदलने का रूप जाना जाता है। तो अब ये क्या कहलाएगा आपका? ये तो फीडबैक हो गया, प्रतिक्रिया। ये इनकोडिंग हो गई, ये आपका डिकोडिंग हो गई, ये आपका रिवर्स कम्युनिकेशन हो गया। ये क्या कर रहा है? कक्षा में मौखिक और गैर मौखिक संकेत जो है, या मान लो ये मैसेज है आपका,
इसको वापस से संदेश में बदलना है, तो ये क्या कहलाएगी दोस्तों, ये डिकोडिंग कहलाएगी आपकी। ये डिकोडिंग कहलाएगी, क्योंकि जब मैसेज सेंड किया जाता है तब आपका इनकोडिंग होता है, लेकिन जब मैसेज को वापस बदला जाता है तब वो डिकोडिंग कहलाता है। जैसे कि सेंडर, इनकोडिंग, मैसेज, डिकोडिंग, और इसके बाद आपका आता है रिसीवर। और जब मैसेज भेजा जाता है तो वहीं पे आपकी कहीं ना कहीं नॉइज आती है, और इसके बाद ये भेजता है इसको फीडबैक। ये जो है आपको एग्जाम्पल जो है, या ये जो आपको इमेज जो दिखाई दे रही है कम्युनिकेशन की, ये आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अपन बात करें कि संचार प्रक्रिया में जब प्रेषक और रिसीवर संदेश भेजने और प्राप्त करने के संबंध में अपनी भूमिकाओं को इंटरचेंज करते हैं, तब उसको कहा जाता है, अभी अपने पढ़ के आए थे कि यहाँ पे अगर आपके पास होगा रिसीवर और यहाँ पे होगा सेंडर, तो इस प्रकार का जो मॉडल होगा उसको क्या कहा जाएगा, ट्रांजैक्शनल मॉडल। यानी सेंडर की जगह किसने ले ली, रिसीवर ने, और रिसीवर की जगह सेंडर ने ले ली, तो ये ट्रांजैक्शनल मॉडल जो है या लेन देन मॉडल इसको कहा जाता है। और लेन देन मॉडल का सबसे गतिशील प्रकार जो है यही माना जाता है। ठीक है, ये क्या है, आपकी सहकारी गतिविधि है, यानी कोऑपरेटिव टाइप का ये क्या है आपका मॉडल, इसको माना जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें कि कक्षा संचार के हिस्से के रूप में सूक्ष्म अभिव्यक्तियां जो है, यानी सूक्ष्म अभिव्यक्ति जो है आपकी, वो सकारात्मक, नकारात्मक, जोड़ तोड़ या फ्लिटिंग है, तो वो आप कक्षा संचार जो है उसमें सूक्ष्म अभिव्यक्तियां जो है वो क्या मानी गई है आपकी, सूक्ष्म अभिव्यक्तियां जो है आपकी कक्षा संचार के अंदर क्या मानी गई है, तो इसको फ्लीटिंग माना गया है, इसको फ्लीटिंग माना गया है, यानी माइक्रो एक्सप्रेशन होता है। ये सूक्ष्म अभिव्यक्ति किसी भी वास्तविक भावना का निश्चित चेहरे का प्रदर्शन, जैसे एक टीचर है और ये कई सारे आपके स्टूडेंट्स है, इनके सामने ये क्या करती है, अपने ये क्या करता है या करती है, अपनी भावना को आंखों के माध्यम से या चेहरे के माध्यम से, तो ये क्या है, सूक्ष्म अभिव्यक्ति है। और ये जो करती है ये या करता है, ये प्रोसेस क्या होती है, फ्लीटिंग होती है। यानी कक्षा संचार में क्षण भंगुर होता है, बहुत कम समय के लिए आपकी स्थायी रहता है, प्रतिक्रिया के रूप में माना जाता है, क्योंकि 1 सेकंड के 1/25वें स्थान पे हो सकता है। जिस व्यक्ति ने माइक्रो एक्सप्रेशन व्यक्त किया है वह आमतौर पर इस बात से अवगत नहीं रहता कि उन्होंने माइक्रो एक्सप्रेशन के माध्यम से उस भावना को प्रदर्शित किया है, जहां तक कि इसे छिपाने की इच्छा भी कर सकता है। यानी कई बार क्या होता है कि सूक्ष्म अभिव्यक्ति, कई बार टीचर्स जो है बिना उसको ज्ञान होते हुए भी कई बार ऐसी सूक्ष्म अभिव्यक्तियां जो है वो दर्शाई जाती है कक्षा के अंदर, जो हो सकता है कि सूक्ष्म अभिव्यक्ति जो है, कई बार ऐसी सूक्ष्म अभिव्यक्ति दर्शाई जाती है जो शायद नहीं करनी चाहिए उनको, जैसे उबासी लेना। तो कई बार टीचर को ये नेचर का एक प्रोसेस है, इसमें कई बार अपने को बीच में खांसी आती है या कई बार उबासी आती है, तो ये जो है कह सकते हैं कि नेचर का प्रोसेस है, लेकिन फिर भी टीचर को ध्यान रखना चाहिए। और वो कई बार स्टूडेंट के सामने उसको ध्यान में नहीं रहता और वो इस प्रकार के एक्सप्रेशन जो है या अभिव्यक्ति जो है कर देता है, तो स्टूडेंट जो है उस पर क्या पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन कई बार वो ऐसे एक्सप्रेशन कर देता है, जैसे पढ़ा रहा है, पढ़ाते पढ़ाते किसी स्टूडेंट से उसने क्वेश्चन पूछा और उसने अगर सही आंसर दे दिया तो उसको हंसकर मोटिवेट कर दिया, तो वो कहीं ना कहीं सकारात्मक है। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि सूक्ष्म अभिव्यक्तियां जो होती है वो सकारात्मक और नकारात्मक आपकी दोनों ही होती है। संचार के रेखीय मॉडल में अपेक्षित परिणाम है, यानी मनोवैज्ञानिक शारीरिक शोर को दूर करना, उच्च स्तर की रुकावट, अर्थ सटीकता। तो इसमें अर्थ सटीकता है, यानी रेखीय मॉडल क्या था, सेंडर से रिसीवर की तरफ अपना बताया था। नेक्स्ट देखिए अपने दोस्तों कि लिखित संचार की प्रभावकारिता इस पर निर्भर करती है, यानी लिखित या रिटन कम्युनिकेशन जो है किस पे करता है, कि लंबी प्रस्तुति हो तब, जटिल वाक्य संरचना हो, कि क्रिटिकल जो आपके क्या हो उसमें सेंटेंस हो, तब क्या प्रभावशाली होगा। लिखने के बाद संपादन, वाक्यों में संक्षिप्तता, मजबूत शब्दों का प्रयोग और शब्दों का प्रभावी उपयोग, ये तीनों आपके हैं, तो डी, ई और एफ ये आपका सही आंसर है इसका। ये आपका गलत है इसमें, ये सही है इसका। नेक्स्ट आप देखिए कि टाइप ऑफ कम्युनिकेशन और उसका डिस्क्रिप्शन है, लिस्ट वन को लिस्ट सेकंड से आपका मैच करना। तो जैसे डाय डायाडिक कम्युनिकेशन है, पब्लिक कम्युनिकेशन है, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का मतलब जन मीडिया,
जन मीडिया कम्युनिकेशन जो है, तो इसमें देखिए कि यूज ए मीडियम ऑफ रिच ए लार्ज एनोनियस ऑडियंस, कि एक लार्ज ग्रुप के साथ में आपको अगर कम्युनिकेट करना हो तो वहां पे आप क्या मानेंगे, जन मीडिया यानी टीवी के माध्यम से। तो डी का सेकंड पहले पकड़ लीजिए आप, तो यही है कि अब इसको मैच करके देखिए आप। ए का थ्री यानी डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो है वो प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू कम्युनिकेट, यानी इसको डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो है वो कहीं ना कहीं आपका कौन सा है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है, या इसको पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन भी कहते हैं, या इसको डायाडिक कम्युनिकेशन भी कहते हैं। फिर देखिए आप वी का फोर्थ पब्लिक कम्युनिकेशन ओक्योर विद द फॉर्मल स्ट्रक्चर सीटिंग जो है वो आता है। और फिर आप देखिए सी का एल जो है, एल का मतलब फर्स्ट वाला है मैसेज फॉलो नेटवर्क इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप। ये ऑर्गेनाइजेशन होता है कि इंटरडिपेंडेंट होता है आपका, तो ये इस प्रकार से इसका सही आंसर है। नेक्स्ट अपन बात करें बिकॉज ऑफ न्यू मीडिया लर्निंग नो लॉन्गर एज ए असेंबली ऑफ, यानी नो लॉन्गर एज ए सभा उसमें नहीं है, वो कौन सा है आपका, लीनियर व्यू, टेक्नोलॉजी, फैक्ट और नॉलेज। तो आपका नॉलेज जो है, फैक्ट जो है वो आपका सही है इसमें। नेक्स्ट देखिए, एक शैक्षणिक संस्थान में संचार के प्रबंधन में सबसे प्रमुख तत्व क्या है, यानी विपक्षी विचारों को दरकिनार करना, अभिनय भूमिकाओं की संरचना, सहकर्मी और छात्रों को आदेश देना, दूसरों को सूचित करना, जहां तक संभव दूसरों को मार्गदर्शन करना। यानी इसमें प्रमुख तत्वों की बात की है इसने प्रबंधन में। प्रबंधन में क्या हो कि जहां तक हो वहां पे मार्गदर्शन करना, पहला तो ये आपका ई वाला है, ये ई है, ये किस किस में इसमें है, तो ये तो आपका कट हो गया। दूसरों को सूचित करना ये भी सही है इसका, तो डी हो गया, ये हो गया। सहकर्मी और छात्रों को आदेश देना, सहकर्मी और छात्रों को आदेश देना, नहीं अभिनय भूमिकाओं की संरचना, तो ये आपका बी डी और ई जो है वो आपका सही आंसर। नेक्स्ट देखिए, इस संचार प्रणाली के विकास में कालानुक्रमिक अनुक्रम है, यानी सबसे पहले क्या आपका उद्भव हुआ है या किसका उद्भव हुआ, देन उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आया, थर्ड नंबर पे आपका कौन आया, ये सब चीजें जो है अपने को इसमें जाननी है। पहले आप कालाक्रमण देखिए कि गुफा चित्र पहले आया है या आपका भाषा जो या लैंग्वेज जो है उसका उद्भव सबसे पहले हुआ, तो क्या हुआ सबसे पहले। इसमें देखिए आप संचार प्रणाली की बात करें तो सबसे पहले जो आता है वो आता है आपका गुफा चित्र। हमने देखा कि मानव जो है गुफाओं में रहता था, वहां पे चित्रकारी करता था। भाषा बहुत बाद में आई थी आपके, उसके बाद में देखेंगे आप भाषा आई, फिर आप देखेंगे कि मौखिक जो है मौखिक जो है वो आपका संचार चला, फिर आपका मुद्रण आया और उसके बाद आया दूर संचार। तो आपका चौथा जो है वो सही है। नेक्स्ट आप देखिए कि संचार का सकारात्मक प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि बाधाओं को स्वीकृति, योजना, अचानक अभिव्यक्ति, मीडिया चयन और भाषा का प्रयोग। तो इसमें योजना पे बात आपकी करता है, इसमें मीडिया चयन वो भी है आपका, और आपका भाषा का प्रयोग, कौन सी भाषा का आप प्रयोग ले रहे हैं। देखिए गैर मौखिक संकेत यानी नॉन वर्बल जो है संकेतों का निःशुल्क और असीमित उपयोग कक्षा शिक्षण के संचार पहलुओं को बढ़ाता है। यानी आप अगर बहुत सारी बातें कक्षा के अंदर करते हो और आप जो है आंखों के इशारे से बताते हो या अपने हाथों के इशारे से बताते हो और उसका असीमित प्रयोग करते हो, मान लो बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड उसका प्रयोग करते हो, तो क्या ये जो संचार है शिक्षा का, क्या ये संचार के पहलू को बढ़ाता है या संचार की जो क्वालिटी है उसको बढ़ाता है। ये गलत है, असीमित नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर सीमित होता तो ये इसका आंसर जो है वो सही होता। शिक्षक का एक सुखद व्यक्तित्व कक्षा परिस्थितियों के तंत्र को जीवित रखता है, ये बात सही है। फर्स्ट गलत है, सेकंड आपका सही है, ये इसका सही आंसर हो। नेक्स्ट देखिए दोस्तों कि प्रभावी संचार के परिणाम क्या है, यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है उसके प्रभाव क्या है, परिणाम क्या है। पहले सकारात्मक सीखने के परिणाम, ये सही है। विद्यार्थियों को लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाना है, ये भी सही है। शिक्षकों के लिए प्रचार संभावनाओं में वृद्धि, शिक्षकों के लिए प्रचार संभावनाओं में वृद्धि नहीं, संतोषजनक पीछा के रूप में सीखना।
और छात्रों से शिक्षक की अपेक्षाओं में वृद्धि ये नहीं है, तो इसके 3 जो है वो सही आंसर है, बी डी ई। नेक्स्ट अपने बात करें तो अरस्तुल जो है, अरस्तुल जो है उसने किस प्रकार का मॉडल दिया था। अरस्तुल का हमने 3 मॉडल देखे तो दोस्तों, लीनियर मॉडल, ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल और ट्रांजैक्शनल मॉडल। ये मैंने आपको बताया था कम्युनिकेशन के अंदर। तो लीनियर मॉडल में क्या था, अरस्तुल था। तो लीनियर मॉडल में क्या होगा आपका, सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर। ये तो पहले का क्या हो जाएगा, सॉरी पहले का हो जाएगा आपका सर्कुलर। पहले का क्या हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा, यानी सर्कुलर है ये आपका अरस्तल मॉडल। दूसरा अगर बात करें अपने, तो दूसरा अगर बात करें अपने, तो ये नहीं है इसका। पहला अरस्तल जो है वो क्या है, स्पीकर सेंट्रल है। स्पीकर सेंट्रल का मतलब केवल सेंडर जो है उस पर डिपेंड करेगा, रिसीवर का कोई रोल नहीं है, रिसीवर केवल रिसीव करेगा उसको। पहले का आपका 3 आया है, पहले का आपका 3 आया है। दूसरे का आपका बी का 4th है, यानी सेनन एंड वियर मॉडल जो है वो टॉप डाउन और लीनियर कम्युनिकेशन ही है, ये लीनियर का ही है, ये आ जाएगा। फिर आया है आपका सी का 2, यानी विबलर जो है उसका मॉडल क्या है, सर्कुलर कम्युनिकेशन है। ये इसका क्या है, ऐसे फीडबैक आते हैं तो ये सर्कुलर कम्युनिकेशन है। डेविड बर्लो जो है उसने SMCR दिया है, सेंडर, मैसेज, चैनल और रिसीवर। ये इस प्रकार से इसका सही जो आंसर है वो आपका ये वाला है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कि डेविड बर्लो जो है उसने SMCR मॉडल दिया था, जो कब दिया था, 1960 के अंदर दिया था। और ये मूलभूत रेखीय मॉडल है जो संचार की एक ऐसी प्रक्रिया को समझाता है जिसमें प्रेषक संदेश को कोडित करता है और उसे चैनल के माध्यम से भेजता है, प्राप्तकर्ता उसे डिकोड करता है। ये इसमें स्रोत यानी प्रेषक, सेंडर, मैसेज, चैनल और प्राप्तकर्ता, ये आपका SMCR। मास मीडिया कार्यों के लिए सही अनुक्रम है, यानी मास मीडिया, यानी आप जन मीडिया कह सकते हैं इसको। इसके लिए सही अनुक्रम क्या है, पहले आता है आपका सूचना, देन उसके बाद में आता है आपका शिक्षा, उसके बाद में आता है मनोरंजन, फिर आता है आपका संस्कृति और सामाजिक एकत्रीकरण। यानी इसका सही जो आंसर है वो आपका 3 नंबर। नेक्स्ट की बात करें कि संचार के संबंध में निम्न में से कौन सा सत्य है, यह एक है, यानी फिल्टरिंग प्रक्रिया है या बाधा कम प्रक्रिया है, जीवन भर की प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सामूहिक प्रक्रिया है। तो सार्वभौमिक तो है ही है ये, तो डी तो आपको देखना ही है पहले। ये और ये इसमें नहीं है, तो ये एक कट हो गया। इसके बाद में आपको देखना है कि संचार जो क्या है, सामूहिक प्रक्रिया है, ये आपका ई है। ई इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो ये कट हो गया आपका। फिर आपको देखना है कि जीवन भर की प्रक्रिया है, जीवन भर की प्रक्रिया है या बाधा कम प्रक्रिया है, फिल्टरिंग है, तो जीवन भर की, तो CDE जिसमें है वो आपका सही आंसर है, तो CDE इसमें है। यानी संचार लाइफ टाइम आपका कम्युनिकेशन का सिस्टम है, बिकॉज अपने जन्म से लेके मृत्यु तक जो है कोई ना कोई संचार जो है वो आप करते रहते हो। आई होप कि क्वेश्चन जो है वो आपको लेवलिंग वाले क्वेश्चन है, पीछे जो है आपके यूजीसी नेट में आए हुए क्वेश्चन जो है उनका डिस्कशन अपने कर रहे हैं। और मुख्य रूप से बात यह है कि जितना आपने रिवाइज किया है उसी में से क्वेश्चन जो है वो आपके निकल के आ रहे हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके अपने बात करें तो आता है कि एग्जाम्पल है कम्युनिकेशन बैरियर का, और ये है आपका टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर। यानी एग्जाम्पल और उसके बाद बैरियर, यानी अनक्लियर प्रिंटिंग इन ए न्यूज़पेपर, यानी अनक्लियर प्रिंटिंग ए न्यूज़पेपर, यानी कोई न्यूज़पेपर था और उसके अंदर अनक्लियर कोई न्यूज़ आ गई, यानी वो क्लियर नहीं हो रही है, तो ये किस प्रकार का बैरियर है, ये किस प्रकार का बैरियर, फिजिकल, सेमांटिक, कल्चरिक या साइकोलॉजिकल। तो ये देखिए, ये किस प्रकार का बैरियर, ये फिजिकल बैरियर है, क्योंकि इसमें क्या है, फिजिकल रूप से हमारे सामने डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग इन द मैसेज, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग इन द मैसेज, यानी ये क्या है, सेमांटिक टाइप की आपकी, ये क्या है आपकी सेमांटिक टाइप की है। नेक्स्ट अगर बात करें अपने, तो पेसिव ऑडियंस रिसेप्शन ऑफ द मैसेज। पेसिव का मतलब जो इनएक्टिव ऑडियंस है
उनका रिसेप्शन ऑफ द मैसेज जो है वो क्या है, वो किस प्रकार का बैरियर है। तो ये साइकोलॉजिकल बैरियर है। फिर आता है अगेंस्ट सर्टेन एथिन ग्रुप्स, यानी ये किस प्रकार का बैरियर है, कल्चरल बैरियर है आपका। नेक्स्ट अगर बात करें, एक समाज अपनी भाषा, रीति रिवाज, इतिहास और भूगोल के माध्यम से समानता प्राप्त करता है। समानता के माध्यम से एक समाज की एकता को और इसकी संचार प्रणाली और संस्कृति द्वारा सुगम बनाया जाता है। ये इसमें से क्या सही है, क्या आपका कथन जो है वो सही है या कारण सही है, या कथन कारण दोनों सही है। एक समाज अपनी भाषा, अपनी रीति रिवाज, अपने इतिहास और भूगोल के माध्यम से समानता बनाता है, ये बिल्कुल सही बात है। तो ये राइट होगा आपका। समानता के माध्यम से एक समाज की एकता बनी रहती है, ये भी बात सही। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण यहाँ पे है। नेक्स्ट अपन बात करें कि कक्षा में संज्ञानात्मक यानी पॉजिटिव जो है उसका असंगति परिणाम संगत नहीं है। संदेश का फिल्टर, छात्र छात्र आधारित बातचीत, अराजक स्थितियां। अगर संज्ञानात्मक आपका सही नहीं है कक्षा के अंदर, कि आप जो संज्ञानात्मक यानी ज्ञान देने का उद्देश्य जो है वो अगर सही नहीं है, तो क्लास में क्या हो जाएगी, अराजकता की स्थिति जो है वो आपकी निकल के आएगी। नेक्स्ट अपन बात करें तो निम्न में से कौन सा ऑनलाइन शिक्षण के लिए प्रमुख संचार बाधाएं हैं, यानी ऑनलाइन के लिए आपकी प्रौद्योगिकी, वैधता, विद्यार्थी समुदाय, संस्कृति और लिंक। आप जानिए कि कहीं ना कहीं प्रौद्योगिकी जो है, टेक्नोलॉजी जो है वो भी बाधा है। आप देखेंगे कि संस्कृति जो है वो भी बाधा है और लिंग जो है वो भी बाधा है। विद्यार्थी समुदाय नहीं है, वैधता नहीं है। तो ये इसका सही जो आंसर है ए डी ई, यानी 2 नंबर इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखिए कि एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन और टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, यानी सेंडिंग ए मेल, वर्बल इंस्ट्रक्शन, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू ग्रुप ऑफ पीपल्स, ट्रैफिक सिग्नल। यानी आप वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इसका मतलब कौन सा कर रहे हैं आप, वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इसका मतलब आप कौन सा कर रहे हैं। वर्बल कम्युनिकेशन अगर आप कर रहे हैं तो इसका मतलब कौन सा कर रहे हैं, आप फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो ए का 3 नंबर सही है। देन अगर बात करें अपन, तो आप कहेंगे कि सेंडिंग ए मेल, यानी सेंडिंग ए मेल होता है वो ट्रांजैक्शनल होता है। वो क्या है आपका, ट्रांजैक्शनल है। और इस प्रकार से ट्रैफिक सिग्नल जो है, ट्रैफिक सिग्नल जो है वो सेमोन्टिक्स है। और आपका एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बिटवीन टू ग्रुप्स जो है वो क्या है आपका, इनफॉर्मल। ये वाला इसका सही आंसर। नेक्स्ट अगर बात करें, शिक्षक द्वारा आक्रामक और भड़काऊ बयान कक्षा संचार के अकादमिक रूप से प्रभावी बनाते हैं, बिल्कुल गलत है ये। प्रभावी नहीं, अप्रभावी बनाते हैं। उपयुक्त शब्दों का विकल्प कक्षा संचार प्रक्रिया को विश्वसनीयता प्रदान करता है। उपयुक्त शब्दों का प्रयोग यानी कुछ अच्छे शब्द वो निकाल के लाता है, तो वो संचार की विश्वसनीयता है वो बनाता है। तो ये कथन एक सही है और कथन दो है जो है वो आपका, कथन एक गलत है, दो जो है वो आपका सही है। देखिए रेलवे स्टेशनों पर ट्रेन के आगमन और प्रस्थान की घोषणा जो है वो किस प्रकार का संचार है, स्थानिक, संगठनात्मक, सार्वजनिक, अनुभागीय संचार। तो ये क्या है आपका, सार्वजनिक संचार है। सार्वजनिक रूप से यानी पब्लिक कम्युनिकेशन है ये आपका पब्लिक कम्युनिकेशन है, बिकॉज सभी को सूचना जो है आपकी दी जाती है। नेक्स्ट की बात करें अपन, तो आप देखिए कि निम्नलिखित प्रसारणों का सही अनुक्रम क्या ज्ञात कीजिए। नैरोकास्टिंग, टेलीग्राफ, प्रसारण, टेलीफोन, पॉडकास्टिंग। आप कहेंगे कि पहले क्या होता है, टेलीग्राफ होता है, टेलीग्राफ था। देन उसके बाद क्या आया आपका, टेलीफोन आया। टेलीफोन के बाद में आपका क्या निकल के आया, प्रसारण निकल के आया। प्रसारण के बाद में आपका क्या निकल के आया, नैरोकास्टिंग निकल के आया। और नैरोकास्टिंग के बाद में आपकी पॉडकास्टिंग जो है वो निकल के आई है। यानी टेक्नोलॉजी जो है संचार के अंदर, उसका बढ़ते क्रम के अनुसार इसको सेट करना है। अंतर व्यक्तित्व संचार में दूरी लोगों का संकेत है, यानी शोमैनशिप की, सामाजिक रणनीति की, संस्कृति की, व्यवसाय की। तो इसमें संस्कृति जो है वो आपकी बताता है। डिकोडिंग के बाद संचार प्रक्रिया के उत्तरार्ध में निम्नलिखित तत्वों को सही अनुक्रम में बताइए।
यानी डिकोडिंग के बाद जब अपने कोई सेंडर जो है वो संदेश क्या करता है, भेज देता है मैसेज इनकोडिंग, देन इसके बाद जो है यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है कोई भी मैसेज भेजने की, वो इसके बाद डिकोडिंग होती है। तो डिकोडिंग के उपरांत जो है सही अनुक्रम क्या है आपका, पहले आप देखिए कि पहला आता है प्रतिक्रिया। जैसे ही डिकोडिंग होगी आपका फीडबैक आ जाएगा, जैसे ही डिकोडिंग होगी फीडबैक आ जाएगा। देन उसके बाद देखें तो आपका पर्यावरण होता है, फिर आप देखेंगे तो संदर्भ होता है, फिर आप देखेंगे तो हस्तक्षेप होता है। तो इसका फोर्थ नंबर जो है वो आपका सही आंसर है। आई थिंक काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है अपने कर रहे हैं, और मेरी क्लास जो है वो आपको पसंद आ रही होगी। और क्लास के अंदर ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपने हो सकता है पहले किए हो, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि कुछ यूनिक क्वेश्चन जो है वो इस क्लास के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। ये भी अपना कम्युनिकेशन से ही रिलेट करता हुआ एक क्वेश्चन है कि अपने बात करें तो जैसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, लिसनिंग, एम्पैथेटिक कन्वर्जेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू कम्युनिकेशन। यानी पहले नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को जानते हैं, तो पहले हम देखेंगे कि ऑक्यूपाइज मोर स्पेस ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन, ऑक्यूपाइज मोर स्पेस ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन, ये आता है। फिर अपना आता है निकल के कि लिसनिंग, लिसनिंग आता है कि लिसनिंग जो है इसका, और एम्पैथेटिक कन्वर्जेंस का निकल के आता है अपना ये वाला सीनिंग थिंक फॉर द अदर व्यू पॉइंट्स। उसके बाद अपने देखते हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट वाला, स्ट्रेस मैनेजमेंट वाला जो है वो अपना आता है रिफ्लेक्ट कॉन्फिडेंस इन वन ऑन सेल्फ, यानी स्ट्रेस मैनेजमेंट से क्या आता है वो वाला आता है। अब अपना निकल के आता है सी का, तो हमने देख लिया, हमने क्या किया था, ए का 2 नंबर किया था तो ए का 2 नंबर आ गया। बी का हमने अभी नहीं किया है, सी का हमने किया था, सी का हमने किया था 4th नंबर, सी का किया था 4th नंबर यानी ये वाला, और डी का किया था 1 नंबर। तो हमारे पास में बी जो है उसका क्या आएगा, 3rd नंबर आएगा, यानी हेल्प इंटरेक्टिव मैसेज जो है वो क्या होता है आपका लिसनिंग होता है। कक्षा में अच्छी तरह से संवाद करना एक प्राकृतिक क्षमता है, यानी नेचर की दी हुई क्षमता है। कक्षा में प्रभावी शिक्षण संचार प्रक्रिया के ज्ञान की मांग करता है। देखिए कक्षा में अच्छी तरह से संवाद करना एक प्राकृतिक क्षमता नहीं है, कक्षा में अच्छी तरह से संवाद करना एक लर्निंग प्रोसेस है। यानी जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे वैसे वैसे अच्छी तरह से संवाद करेंगे, तो ये एक प्राकृतिक नहीं है, यानी नेचर के द्वारा आपको नहीं दी गई, आप बाद में सीखते, ये तो इसका गलत है। ठीक है, और कक्षा में प्रभावी शिक्षण संचार प्रक्रिया के ज्ञान की मांग करता है, यानी नॉलेज की मांग करता है, ये बात इसकी सही है। अब नेक्स्ट देखिए आप कि फीडबैक इज ए कम्युनिकेशन रेफर, यानी फीडबैक यानी सेंडर ने भेजा, मैसेज भेजा, रिसीवर के पास गया और रिसीवर ने वापस से जो है फीडबैक भेजा। तो फीडबैक इज ए कम्युनिकेशन रेफर किसको रेफर करता है, द मैसेज सेंट बाय द रिसीवर, the response of the receiver in the sender's message, the medium of use communication, the noise that influence the message, the response of receiver to the sender message, यानी सेंडर मैसेज का सेंडर ने जो मैसेज किया था उसका रिस्पॉन्स भेजा जाता है, तो वो आपका फीडबैक कहलाता है। नेक्स्ट बात करें अपने, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोड्यूस एसएमसीआरसी मॉडल। एसएमसीआरसी मॉडल कौन सा था, लीनियर मॉडल था एक, तो ये एस का मतलब सेंडर, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर, ये किसने दिया था, बर्लो ने। एस एम सी आर मॉडल किसका था, बर्लो का। इन कम्युनिकेशन नॉइज, नॉइज का मतलब है शोर, लाउड लाउड साउंड ओनली, फिजिकल डिस्टर्बेंस, एनी इन्फ्लुएंस इन द मैसेज, और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। नॉइज किसको रेफर करता है, एनी इन्फ्लुएंस इन द मैसेज, यानी कोई भी बाध्यता होगी उसको नॉइज के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कौन सा है। ईमेल क्या नॉन वर्बल है, नहीं। लिखित में है, वर्बल है। लेक्चर क्या नॉन वर्बल है, नहीं। रिटन में है तो आपका वर्बल है।
फेशियल एक्सप्रेशन, यानी कोई टीचर जो है अपनी आंखों के द्वारा, फेस के द्वारा बताता है, तो ये फेशियल है। ये टेलीफोन कन्वर्जेशन कन्वर्जेशन जो है वो आपका क्या है, कन्वर्सेशन जो है वो आपका क्या है कि टेलीफोन कन्वर्सेशन जो है वो आपका कहीं ना कहीं वर्बल कम्युनिकेशन है, क्योंकि इसमें आपस में आप बोल के बातें कर रहे होते हैं। द वन वे मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन वाज गिवन। वन वे मॉडल, वन वे मॉडल जो है वो किसने दिया था, बर्लो, सेनन, वीर और अरस्तुल। अरस्तुल जो था उसका वन वे मॉडल आपका दिया हुआ था। नेक्स्ट की बात करें अपन, तो आप देखिए कि सूची 1 का सूची 2 से आपका मिलान करना है, यानी संकेतन, विवेचन, निहितवादी और प्रीफिक्स लेना और डायलर्ज। थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है वो साफ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं नेक्स्ट निकालता हूँ। नेक्स्ट भी थोड़ा सा आप देखने का प्रयास कीजिएगा। संप्रेषण शक्ति के, संप्रेषण जो शक्ति यानी पावर के आयाम को प्रदर्शित करता है। शक्ति और अनैतिक संप्रेषण मजबूती से आपस में जुड़े हुए हैं, यानी शक्ति और अनैतिक संप्रेषण जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं। कौन सा सही है? देखिए, संप्रेषण शक्ति के आयाम को प्रदर्शित करता है। संप्रेषण जो है वो आप उससे क्या है, शक्ति, अगर आपने अच्छा संप्रेषण किया, अच्छा कम्युनिकेशन किया, तो सामने वाले के लिए आप पावरफुल व्यक्ति बनोगे। ये बात तो सही है। शक्ति और अनैतिक संप्रेषण है, नैतिक संप्रेषण नहीं होता, नैतिक संप्रेषण होता है, तो ये इसका गलत है। नेक्स्ट बात करें कि कक्षा में भाषिक यानी वर्बल और संकेत तथा अभाषिक संकेतों को संदेश में रूपांतरित करना। ये मैंने पहले बताया था आपको कि जब संकेतिक और नॉन संकेतिक जब जाते हैं तो आपका क्या होता है, रिसीवर के पास में जब जाते हैं तो रिसीवर जो है मैसेज को रिसीवर करता है, उससे पहले क्या होता है आपका डिकोडिंग होता है। डिकोडिंग जब होगा तो ये क्या कहलाएगा, विसंकेतन इसको कहा जाता है। डिकोडिंग जब होता है तो आपका क्या कहलाता है, विसंकेतन, सॉरी डिकोडिंग जब होता है, डिकोडिंग जब होता है तो इसको विसंकेतन भी आपका कहा जाता है, इसको विसंकेतन कहा जाता है। इनकोडिंग पहले होता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें अब, तो आप देखिए कि अशाब्दिक संप्रेषण किनका प्रयोग करता है, अशाब्दिक यानी नॉन वर्बल। नॉन वर्बल जो है किसका प्रयोग करता है, अर्थ उत्पन्न करने के लिए व्यवहार, भावनात्मक अर्थ, नियमों की गैर स्पष्ट प्रणाली, शाब्दिक कौशल, सार संग्रहण में स्पष्टता। यानी ये अर्थ उत्पन्न करने के लिए व्यवहार यानी बिहेवियर जो है वो किसका, अशाब्दिक का है। नेक्स्ट अपन बात करें भावनात्मक अर्थ, इमोशन भी इसमें आते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें तो इसमें क्या आता है आपका, नियमों की गैर स्पष्ट जो है वो आती है, तो आपका ABC जो है आपका सही आंसर है। अपने बात करें संचार की आवश्यकता क्यों है, यानी सामान्य सामाजिक अन्योन्य क्रिया हेतु, प्रसन्नता हेतु, संदेश की संप्रेषणीयता हेतु, अनुभव साझा करने हेतु और परंपराओं के संरक्षण हेतु। तो एक तो ये तो है ही आपका कि संदेश की संप्रेषणशीलता हेतु, ये तो आपका कन्फर्म है। फिर सामाजिक अन्योन यानी सामाजिक अन्योन की प्रक्रिया है, ये भी हो गया। दूसरा इसमें आप देखेंगे तो अनुभव साझा नहीं है, परंपराओं के संरक्षण हेतु आपका अनुभव जो है उसके लिए है, परंपराओं के लिए आपका नहीं है। 1, 3 और 4 देख लीजिए किसमें आपका सी के अंदर। नेक्स्ट अगर बात करें अपने, तो निम्नलिखित में से कौन से एक प्रभावी संप्रेषण वर्धक है, यानी सही क्या है, ये देखने और सुनने की स्वतंत्रता, कोई क्या सोचता है या महसूस करना है ये कहने की स्वतंत्रता, क्या होना चाहिए, क्या हुआ, क्या हो रहा है ये निर्णय लेने की स्वतंत्रता, कोई क्या महसूस करता है ये महसूस करने की स्वतंत्रता। यानी प्रभावी संप्रेषण में वर्धक जो है वो आपका कौन कौन सा है, पहला ये क्या है, देखने और सुनने की स्वतंत्रता है। दूसरा आपका कोई क्या सोचता है ये देखने की, और चौथा जो है वो आपका क्या महसूस करता है ये बात। तो ये इसमें सही आंसर है। कक्षा में कुशल संप्रेषण यानी इफेक्टिव संप्रेषण की विशेषताओं में शामिल है, शिक्षक केंद्रित नहीं है, एक तरफा कार्रवाई नहीं है, विद्यार्थियों की अंतर्बाधा को नजरअंदाज करना नहीं है, अन्योन्य क्रियात्मक और स्थिर तत्वों में संतुलन बैठाना बिल्कुल सही है, विचार वेश प्रक्रिया यानी विचार पैदा करना हो ये सही है, अधिगम कर्ताओं के समाज नीति के पक्ष को जानना ये भी सही है। तो 4th, 5th और 6th जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट देखिए कि कक्षा के अंदर सफल संप्रेषण किस पर निर्भर करता है, आपके विषय का विस्तृत और लंबा वर्णन, थीम का वर्णन, प्रभावी शब्दों और वाक्यांशों का प्रयोग, एक तो ये है,
प्रस्तुत की गई व्याख्या में स्पष्टता ये भी है, पुनरावृत्ति के आख्यान और संदेश की असंरचित, तो 3 और 4 तो आपका है ही है। 3 और 4 आप देख लीजिए किसमें है, एक इसमें है और एक इसमें है। अब आपको एक और देखना है कि अब इसमें से जो आपके बचे हुए हैं उसमें से कौन सा है कि विषय का विस्तृत और लंबा ज्ञान, नहीं, थीम का वर्णन करना है, यानी थीम क्या है, आपका टाइटल जो है उसका वर्णन करना, ये सही है। शिक्षक शिक्षण के निम्नलिखित में से कौन से सत्र से संप्रेषण प्रक्रिया उच्च स्तर पर सक्रिय और अंतरक्रियात्मक होती है, यानी इंट्रैक्शन लेवल, कंप्रेशन लेवल, समर्थी लेवल, स्वायत्तता विकास लेवल। इंट्रैक्शन लेवल जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है संप्रेषण के अंदर। नेक्स्ट अगर बात करें तो अपने देखेंगे कि कक्षा में अध्यापक को द्वारपाल का कार्य निष्पादित करना होता है। किसी भी उच्चतर शैक्षणिक संस्थान में प्रत्येक अध्यापक को आंतरिक एवं बाह्य दोनों तरफ के छात्रों के नैतिक अभिरक्षक के रूप में कार्य करना होता है। देखिए ये गलत है, 2 नंबर ये सही है, द्वारपाल के रूप में वो काम करता है, लेकिन प्रत्येक अध्यापक को आंतरिक और बाह्य दोनों छात्रों के लिए नहीं, आंतरिक और बाह्य दोनों के लिए नहीं, बाहरी के लिए नहीं, केवल आंतरिक के लिए, ये गलत है इसमें। संप्रेषण में विद्यार्थियों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने वाले शिक्षक निम्नलिखित में से किसे सुनिश्चित करेगा, यानी करने के लिए किसे सुनिश्चित करेगा, विरोधाभासी विचार को, आत्म सम्मान को, कक्षा में प्रदर्शन को, व्यतिरिक वर्तिक विकास को, द्विचर विकिरण, यानी पहले कक्षा में प्रदर्शन जो है उसको तो देखा ही देखेगा, ठीक है, आत्म सम्मान जो है उसको भी देखेगा, और आपके वर्तिक विकास जो प्रोफेशनल जो डेवलपमेंट है उसको भी देखेगा सहभागिता के। अब देखिए आप कि निम्नलिखित संचार चैनलों को इनकी विशेषताओं के आधार पर सम्मिलित कीजिए, यानी पत्रिकाएं जो है वो क्या है, आपकी पत्रिकाएं क्या है, प्रिंट मीडिया है, 2 नंबर। टेलीविजन जो है वो क्या है, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। ब्लॉगिंग जो है वो क्या है, सोशल मीडिया है। कलेक्शन साइट जो है वो क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब है। तो 1 का 3 नंबर है, 1 का 3 नंबर है, ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए निम्नलिखित में से एक तरफा संप्रेषण प्रक्रिया का सही उदाहरण जो है वो क्या है, प्रेषक, प्रेषक के बाद में क्या आता है आपका संकेतन, यानी प्रेषक करेगा, उसके बाद में इनकोडिंग होगी, फिर संदेश, फिर माध्यम, फिर डिकोडिंग और उसके बाद प्राप्त कर, ये इसका सही है। ये देखिए प्रेषक, संकेतन, संदेश, माध्यम, डिकोडिंग, प्राप्त करता, ये आपका सही आंसर। निम्नलिखित में से किस समूह में भाषेतर या पैरा लैंग्वेज संप्रेषण की घटक है, यानी पैरा लैंग्वेज क्या है, जैसे स्वर, बल और प्रभाव जो है ये पैरा लैंग्वेज के अंदर आपके आते हैं। नेक्स्ट देखिए कक्षा में संप्रेषण की इकाई के रूप में सूक्ष्म अभिव्यक्तियां होती है। सूक्ष्म अभिव्यक्तियां अभी मैंने आपको बताया था, जैसे टीचर का हंसना, टीचर का जो उबासी लेना, ये सूक्ष्म अभिव्यक्तियां। तो ये सूक्ष्म अभिव्यक्तियां जो होती है वो क्या होती है, संचारशील होती है, नकारात्मक सकारात्मक होती है, लेकिन अगर इसका पॉजिटिव वे में लेके देखें इसको तो संचारशील होती है। यानी शिक्षक और छात्र व्याख्यान के दौरान एक दूसरे के चेहरे के हाव भाव और भाव द्वारा संचार स्थापित करते हैं, और ये सूक्ष्म संप्रेषण क्षणिक होता है जिससे चेहरे के हाव भाव को व्यक्त किया जाता है। और ये क्या हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है, सकारात्मक भी हो सकती है, लेकिन इसको अगर नकारात्मक सकारात्मक के रूप में नहीं देखें तो ये संचारशील होती है। कक्षागत संप्रेषण के तत्वों का सही क्रम क्या है, यानी पहले क्या होती है, जागरूकता पैदा करेगा, फिर उसकी रुचि देगा, फिर मूल्यांकन करेगा और उसके बाद जो ज्ञान देगा उसको। नेक्स्ट देखिए कि प्रभावी संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, समूह संवाद है, विशिष्ट उक्ति है, वाक्यों का निर्माण है, सरल भाषा। तो प्रभावी समूह संवाद जो है वो प्रभावित करते हैं, वाक्यों का निर्माण जो है वो भी आपका जो है, विशिष्ट उक्ति जो है वो भी आपकी प्रभावित करती है। नेक्स्ट अपन देखें, शिक्षकों के लिए कक्षागत संप्रेषण हेतु चर्चाओं के दौरान प्रश्न पूछना एक प्राथमिक युक्ति है, प्राथमिक युक्ति है। विद्यार्थी का अधिगम शिक्षकों का प्रमुख ध्येय होता है, जिसे प्रश्नों और उत्तरों के माध्यम से संभव बनाया जा सकता है। तो इसमें दोनों सही है, आपका ए और आर दोनों से आपका सही है। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से किससे संप्रेषण की प्रभावशीलता का पता लगाया जाता है, व्युत्पत्ति सर्वेक्षण से, कार्य निष्पादन रिकॉर्ड से, संप्रेषण माध्यम का चयन, विद्यार्थी की उपस्थिति।
यानी ये सभी जो है वो किसका होता है, संप्रेषण की इफेक्टिव जो है, इफेक्टिवनेस जो है उसको दर्शाता है, प्रभावशीलता को दर्शाता है कि अभिव्यक्ति सर्वेक्षण जो है, कार्य निष्पादन रिकॉर्ड जो है, विद्यार्थियों की उपस्थिति एक क्लास के अंदर कितनी है, संप्रेषण के माध्यम का चयन क्या है, ये सब क्या है, किसके है, इसके ही। औपचारिक संप्रेषण यानी फॉर्मल जो है, फॉर्मल कम्युनिकेशन त्वरित और लचीला होना चाहिए। सूचना का औपचारिक संप्रेषण एक योजनाबद्ध और सुव्यवस्थित प्रभाव है। इसमें एक कौन सा है, इस औपचारिक संप्रेषण त्वरित और लचीला होना चाहिए, ये गलत है। सूचना का औपचारिक संप्रेषण योजनाबद्ध है, ये बिल्कुल सही है, इसमें रूल और ये सब होते हैं। ए सही है, आर गलत है। ए सही है, आर गलत, ए गलत है, आर आपका सही है, तो इसका डी आंसर होगा। नेक्स्ट अपन बात करें तो कक्षा का संचार जो है उसे सामान्यतः समझा जाता है प्रभावी, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, चयनात्मक। यानी कक्षा का संचार जो है किसे संज्ञानात्मक टाइप का समझा जाता है। संज्ञानात्मक में क्या होता है, क्योंकि ज्ञान, समझ और विश्लेषण तथा संश्लेषण आदि के क्षमताओं के विकास में सहायक होता है। कक्षा संप्रेषण में शिक्षार्थियों में रुचि पैदा करना, विषय वस्तु को संगठित करना, उद्देश्यों के अनुरूप पुनरावलोकन करना और प्रतिपुष्टि। यानी ये संज्ञानात्मक का मतलब होता है ज्ञान। तो कक्षा का संचार जो है वो किससे रिलेट करता है कि एक्चुअल में बच्चों को ज्ञान जो है वो आपका दिया जाए। नेक्स्ट अगर बात करें तो चीनी सांस्कृतिक क्रांतिकारी नेता माओ जेदान द्वारा जन समूह से बातचीत किए जाने वाले संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन के प्रकार को कहा जाता है। चीनी एक नेता है माओ, वो जब लोगों से बातचीत करता है तो वो किस प्रकार का है, मास लाइन कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, पार्टिसिपेटरी कम्युनिकेशन या डायलॉग कम्युनिकेशन। ये होता है मास मीडिया कम्युनिकेशन, यानी बातचीत करता है तो मास लाइन कम्युनिकेशन कहा जाएगा इसको। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो आत्मा और पूर्वजों से बातचीत करने को कहते हैं ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और फेस टू फेस कम्युनिकेशन। यानी हम आत्मा और पूर्वजों से बात कर रहे हैं, इसका मतलब अपने आप में ही बात कर रहे हैं, तो ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। जब मानव जाति जीवन मृत्यु के व्यापक पहलुओं को शामिल करने के लिए व्यक्तिगत से परे विस्तृत है, और ये मनोविज्ञान की आधुनिक शाखा ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी से संबंधित मानी जाती है। ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन वह प्रक्रिया है जिसमें के द्वारा एक व्यक्ति अपने भीतर ही संचार करता है, यानी अपने आप से कई बार अपने सोचते हैं, कई बार अपने आप से क्वेश्चन करते हैं, अपने आप से ही कम्युनिकेट करते हैं। तो अपने आप से जब कोई व्यक्ति ये अपने आप से ही कम्युनिकेट कर रहा है इस तरह से, तो ये आता है ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट अगर बात करें तो नए माध्यम जैसे कि कंप्यूटर हो गया, टेलीसेपिंग हो गया, इंटरनेट हो गया, मोबाइल हो गया, इसके माध्यम से संप्रेषण को क्या कहा जाता है, इसमें अन्योन्य क्रिया संप्रेषण इसको कहा जाता है। नेक्स्ट की बात करें तो शिक्षक जब अपने विद्यार्थी के साथ संप्रेषण करता है तो महत्वपूर्ण होती है सहानुभूति, तदनुभूति, उदासीनता, विदेश विद्वेष नहीं होता, उदासीनता नहीं होती, इन दोनों में से एक होगी। तो इसमें होती है तदनुभूति, यानी शिक्षक जब अपने विद्यार्थी के साथ संप्रेषण करता है तो तद अनुभूति होती है, यानी दूसरों के कष्ट और संवेगों को अपने जानते हैं, अपने अनुभव करते हैं, तो वो तो कहलाता है फीलिंग। लेकिन तदनुभूति या समानुभूति होती है एम्पैथी, सिंपैथी एक चीज होती है, जैसे अपने किसी गरीब व्यक्ति को देखते हैं, किसी घायल व्यक्ति को देखते हैं तो अपने सोचते हैं कि बुरा हुआ। इम्पैथी वो होता है कि जब अपने उसके बुरे के लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं और वास्तव में अच्छा कर रहे हैं, तो वो होता है इम्पैथी। तो इम्पैथी और सिंपैथी दो शब्द होते हैं। सिंपैथी में क्या होता है कि अपने थोड़ा सा माइंड में लेके उस चीज़ को पॉजिटिव या नेगेटिव लेके अपने रुक जाते हैं, लेकिन इम्पैथी में क्या होता है कि उस चीज़ के लिए लग जाना है या वास्तव में उस चीज़ को करना जो दूसरे की भलाई के लिए, तो वो होता है आपका सिंपैथी। भारत की प्रथम बहुभाषाई समाचार एजेंसी जो है वो कौन सी है? ये क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट का ही है और संचार से ही संबंधित है ये आपका। जन मास मीडिया कम्युनिकेशन वाले में ये आएंगे। तो अभी आपने मास मीडिया कम्युनिकेशन जो है वो नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, एक बार क्वेश्चन जो है देख लीजिएगा, आगे आने वाले में अपने चर्चा कर ये जो है ये हिंदुस्तान समाचार की बात कर रहे हैं इसमें। और हिंदुस्तान समाचार जो 1948 में दादा साहब आप्टे ने इसकी स्थापना की थी। 1970 59 57 में ये पंजीकृत हुई थी और अलग अलग भाषाओं में ये समाचार जो है वो आपका चलता था। नेक्स्ट देखिए, संस्थागत संचार को इसमें से किसके समतुल्य माना गया है? अंतर व्यक्तित्व है, समूह है, जन संचार। तो समूह संचार, समूह संचार जो है
यानी जब क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी गोष्ठी, सम्मेलन या कार्य शिविर आयोजन किया जाता है, तो इसमें इस प्रकार का आदान प्रदान जो है वो आपका होता है। तो दोस्तों देखिए, आज हमने कुछ पीवाईक्यूज, कुछ एमसीक्यूज, इसके अलावा कम्युनिकेशन का पूरा रिवीजन करने का जो प्रयास किया, और आज की ये कह सकते हैं कि मैराथन क्लास जो है, लगभग 1 घंटे से ऊपर की जो मैराथन क्लास है, उसमें हमने काफ़ी कुछ चीज़ें जो है उसको जानने का आपके सामने प्रयास किया, आपके सामने जानने का प्रयास किया था। आई होप इस क्लास के माध्यम से आपका कम्युनिकेशन वाला जो पार्ट है वो एक बार रिवाइज हुआ है। और फिर भी अगर आपके कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है, केवल जन मीडिया और सोसाइटी वाले पार्ट को छोड़ के, तो प्लीज़ आप जो है चैट बॉक्स के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से आप जो है हमारे तक वो सूचना जो है वो आप अपनी भेजिए, अपने डाउट्स जो है वो भेजिए, तो ताकि अ, हम उस पे आपके सामने डिस्कशन कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।